सैंक्शनिंग जो वर्ड है ना, वो इतना जरूरी नहीं है। सैंक्शनिंग वर्ड इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सैंक्शनिंग जो है, एक्चुअल सैंक्शन नहीं होना है, ठीक है। सैंक्शन नहीं, अप्रूवल ही होता है, ठीक है, अप्रूवल ही होता है, ठीक है। अप्रूवल की बात होती है, वो सिर्फ अप्रूवल होता है। सैंक्शन का मतलब होता है कि उनकी तरफ से कुछ सैंक्शन होना है, ठीक है, इग्नू की तरफ से या रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर की तरफ से कुछ सैंक्शन होना है, ऐसा कुछ नहीं है, सैंक्शन नहीं होगा। अप्रूवल की बात होती है, अप्रूव्ड, पहले अप्रूव होता है, फिर स्टडी सेंटर पे अप्रूव होता है, फिर रीजनल सेंटर चला जाता है, ठीक है, फिर फाइनल इग्नू में जाता है, चेक में, तो वो हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से प्लान करते हैं, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम सेंड करेंगे एंड देन इट वुड बी। So let me know if you can, if you are comfortable with the thesis। और मुझे लगता है हम पहले DNHE 3 का थोड़ा सा चैप्टर्स पढ़ लें, so that we should not be lagging behind। मैम हाँ जी मैम सॉरी, बट आप जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आया। मीन्स किससे, आपसे अप्रूवल लेना है? मतलब पहले ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर आप अप्रूव करेंगे, उसके बाद, मतलब ये कुछ समझ नहीं आया, प्लीज एक बार बताएंगे। मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए, जब भी कुछ भी आप थीसिस वर्क होता है ना, जो उसमें एक टेंटेटिव प्लानिंग होती है, आपका एक टाइटल बनता है पहले, इसीलिए तो हम टाइटल बहुत ध्यान से बनाते हैं, क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस की बात पता है अनुराधा जी आपको? सिनॉप्सिस होता है एक छोटा सा टेंटेटिव प्लान ऑफ थीसिस, ठीक है। तो वो जो टेंटेटिव प्लान होता है ना, उसका एक टाइटल होता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होती है, काफी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसमें आप अपने एम सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मटेरियल मेथोडोलॉजी होता है, और जितनी एक रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी आपने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यूज की होती है ना, वो उतनी उसमें लगानी होती है, ठीक है। तो वो एक वो होता है, सिनॉप्सिस होता है, बट उसमें इंट्रोडक्शन थोड़ी होती है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी थोड़ा होता है, पूरा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब थीसिस लिखेंगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को और इम्प्रूव करना होता है, अमाउंट ऑफ द पेजेस एंड और इंट्रोडक्शन का भी, और फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं, मटेरियल मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, पर रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन, और क्योंकि आप और रिव्यू ऑफ लिटरेचर यूज करते हैं तो बिब्लियोग्राफी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और सिनॉप्सिस में वही क्वेश्चनर भी साथ में लग के जाता है कि आप जैसे काम कर रहे हैं, और जो टाइटल है वो चेंज नहीं होता, बट वो एक बार, इसीलिए तो कहते हैं कि आप अच्छे से रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़िए, अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखिए, एम सेट कीजिए, ऑब्जेक्टिव है, और जो एम होता है ना, हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर में एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम एक ही होता है, उसमें जो एम होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट थीसिस का टाइटल होता है, ऑलमोस्ट थीसिस के टाइटल एम के अकॉर्डिंगली ही सेट होता है, फिर वो बाद में चेंज नहीं होता है। तो मैम ये बिब्लियोग्राफी जो होती है वो तो बाद में आती है कि हमने किससे क्या लिया है, उसमें आएगा ना बिब्लियोग्राफी में, तो ये पहले कैसे दे सकते हैं? जब आप सिनॉप्सिस लिखेंगी ना, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप कहीं ना कहीं से तो रिव्यू उठा रही है ना, वो बिब्लियोग्राफी जितना उसमें यूज कर रही है वो तो आ ही जाएगा, उतना तो आएगा। ओके, ओके मैम। जो इंट्रोडक्शन में आप यूज कर रही हैं बिब्लियोग्राफी के चैप्टर्स, उतना तो आएगा, पूरा नहीं आएगा, जितना आपने यूज किया, जितना इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है, वो कहीं से तो लिखा है ना सिनॉप्सिस में। ओके मैम, तो मैं गॉट तो इट। कह रही हूँ, सिनॉप्सिस में आपके कौन से चैप्टर्स होंगे? थीसिस में 7 चैप्टर होते हैं, इसमें कम होंगे, इंट्रोडक्शन होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होगा, मटेरियल मेथोडोलॉजी होगी, बस 4, और बिब्लियोग्राफी 5वां, कम, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, एंड देन होगा आपका क्वेश्चनर, जिसपे आपको काम करना है, जो क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाती हैं, चल जाता है वो, ठीक है, वो उससे इतनी दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाती हैं क्वेश्चनर में भी, क्वेश्चंस में, क्योंकि आप बाद में काम करेंगे, दिस इज अ टेंटेटिव प्लान, सिनॉप्सिस एक टेंटेटिव प्लान है, ठीक है, जो आपको सबमिट करना होता है। तो यूजुअली क्या होता है, कई बार एंड में कर देते हैं साथ में थीसिस के, बट आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप चेक करते रहिए, अगर आपको टेंटेटिव प्लान ऑनलाइन अपलोड करना है तो जरूर कीजिए, बट वो भी गाइड के सिग्नेचर्स, अप्रूवल होता है, अप्रूवल मतलब पता क्या, देखो गाइड, मैं अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं हूँ, पर एक तरह की अप्रूविंग अथॉरिटी हूं भी, क्योंकि हम लोग मिलके उसको बना रहे हैं, आप जो मुझे देंगे मैं उसमें चेंजेस कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ कि इसको इस तरह से करना है, ऐसे करके इस तरह से
लगा डालना है, चीजें सेट करनी है, ये पैरामीटर्स हैं, ये सारा कुछ हम साइड करके, ठीक है, वो करके हम फिर उसको सेट करेंगे, ठीक है। वो सेट करके फिर हम सबमिट करते हैं ध्यान से, क्योंकि हम उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैम वो जो मेरा है वो ऑनलाइन नहीं है, ओडीएल है, तो मेरा किससे होगा? मतलब यहाँ पर स्टडी सेंटर पर अप्रूव होएगा या आपसे होगा? मैं आपकी गाइड हूँ, हम दोनों का स्टडी सेंटर पे ही अप्रूव होगा, क्योंकि मैं आपकी गाइड हूँ, हम दोनों तो उसी के पार्ट ही है ना। पहले मैं अप्रूव करूंगी, फिर वो स्टडी सेंटर पे जाता है, फिर शायद आपका ओके ऑनलाइन है तो अपलोड तो ऑनलाइन होगा। मैम, ओडीएल में तो स्टडी सेंटर पर नहीं होगा क्या, या ओडीएल देखो, ऑनलाइन? नहीं नहीं, ये डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें स्टडी सेंटर भी होगा, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है ये आपका। यस मैम। वो हम देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबमिशन की क्या दिक्कत है, पहले हम काम तो कर लें। सबमिट यस मैम। इग्नो वाले जैसे भी कहेंगे, ऑनलाइन करना ऑनलाइन कर देंगे, फिजिकल मोड में देना फिजिकल मोड में सेंड कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। काम होना जरूरी है, वहां कैसे भी पहुंच जाएगा ना। ऑनलाइन मोड पे कोई मोड होगा तो वहां पे अपलोड कर देंगे, पिक्चर्स क्लिक करो, पीडीएफ बनाओ, अपलोड कर दो। नहीं है तो फिर 2 कॉपीज बनाओ, एक अपने पास भी रखो और एक उनको भेज दो। क्या दिक्कत है, ये बड़ी बातें नहीं है ना। काम करना ज्यादा जरूरी है, हो जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है। So first of all ना, I'm just going to continue with the DNHE3, ठीक है। So DNHE3 को थोड़ा सा पढ़ते हैं, so that I was like using, okay, तो theme 3 आई थी जो, that was using the medicines, ठीक है। ये क्या दिक्कत है, that was using the medicines, okay। So themes में आया था जो हम कल पढ़ रहे थे, using the medicines। थीम में मेडिसिन की यूसेज का देखो, क्लिनिकल एंड थेरापेटिक आ जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या आ जाएगा कि मेडिसिन यूज्ड प्रॉपरली सेव्स लाइव्स, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन को यूज करते हैं, यूजलेसली यूज नहीं करते हैं, एमलेसली यूज नहीं करते हैं, पर्पसलेसली यूज करते हैं, देन इट मीन्स कि मेडिसिन का बेनिफिट नहीं होगा। होगा जब पर्पसफुली यूज करेंगे, एमफुली यूज करेंगे, विद पर्पस यूज करेंगे, विद रीजन यूज करेंगे, एंड प्रॉपरली यूज करेंगे फॉर अ रीजन, पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर रीजन एंड फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये थोड़ा है कि एक बार बुखार हुआ था हम पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। Whenever you would be having the fever, you have to take the paracetamol. मैं एक simple example I'm just giving it to you. Okay, so whenever you would be having fever, कितना है उसके हिसाब से आप फीवर खाएंगे, एज के हिसाब से आप खाएंगे। छोटे बच्चे को फीवर है, देन यू विल बी गिविंग द लेसर डोज ऑफ द पैरासीटामोल, थोड़ा बड़ा है तो उसको लेसर, अडल्ट है तो फुल डोज ऑफ द पैरासीटामोल चलेगी। बट व्हेनेवर द फीवर इज लोअर्ड, जैसे ही फीवर लोअर हो गया है, देन यू डोंट नीड टू टेक दी पैरासीटामोल। अगर आपको पता है कि अब हमने फीवर था, एक बार खा ली, दूसरी बार खा ली, तीसरी बार खाते ही रहेंगे व्हेनेवर द फीवर इज नॉट देयर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तो मेडिसिन की जो थीम है, व्हेनेवर वी हैव टू यूज द मेडिसिन, मेडिसिन जो है विद रीजन, ठीक है, पर्पसफुली, ठीक है, एमफुली, एंड विद नेसेसिटी, वेयर द नेसेसिटी एंड हाउ मच इज नेसेसरी टू टेक, उतनी ही लेनी है। ये कोई खाने पीने वाली चीज नहीं है, इसीलिए तो खाना पीना भी फालतू नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल मेडिसिन तो बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज अगर आपके रॉन्ग मैनर में लेंगे तो अनसूटेबल चेंजेस, डोसेज जो होगी ना, वो अनसूटेबल चेंजेस भी आपकी बॉडी में कर सकती है, एंड इवन कैन किल टू। even simple medicines, even the paracetamols, they can also kill the persons, okay। Kill, I mean, there would be exaggerating condition in which the paracetamol doesn't suits, okay। कोई साइड इफेक्ट्स हैं, पहले से साइड इफेक्ट्स हैं, उनके साथ मिलके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। सो दिस थीम एक्सप्लोर्स द वे, और ये सिर्फ पैरासीटामोल का, आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल, because if you talk about the other medicines also, there are various kind of medicine, the person, they don't take it purposefully, they don't pay attention what the doctor has said, okay, so they start taking,
पर्पसफुली भी लेनी शुरू कर देते हैं. So they start taking without thinking about the negative effects, without thinking about the side effects. Okay, medicines are always necessary. True or false? No, the medicines are not always necessary. And medicines are not always necessary because common cold just go within by itself. आप common cold के लिए भी medicine लेते हैं, तो ऐसी medicines जो खुद से भी जा सकती हैं, थोड़े दिन के बाद, थोड़ी सी चीजों के बाद दे कैन एक्चुअली गो विद देमसेल्फ, अपने आप ठीक हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि हर वायरस का, बैक्टीरिया का एक क्या कहते हैं उसको, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है. जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक वो काम करेगा, पर जितनी देर तक नहीं चलेगा. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंटरनेट. आई डोंट नो मेरे वाले में है या आपके वाले में है, बिकॉज ब्लिंकिंग हो रही है बहुत बार. ठीक है, सो आई डोंट नो हाउ for how much time it will work, because कल और ऐसा आगे नहीं हो रहा है, आज कुछ है इसमें दिक्कत. सो कुछ ऐसी मेडिसिन ऐसे, जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन देना प्रेफर भी नहीं करते हैं. सो दे स्टार्ट टेकिंग द स्टीम, दे स्टार्ट टेकिंग द विक्स, एंड दे स्टार्ट डूइंग द गागल्स. गले को ठीक रखते हैं, एंड म्यूकस को रिमूव करते हैं, एंड गर्म कपड़े पहन के नाक को ढकेंगे, ठंडा पानी पीना बंद कर देंगे, एसी वेसी से दूर रहेंगे, या जो भी फैन है उससे दूर रहेंगे, सो दैट, क्योंकि होता किससे, ये ज्यादातर टेम्परेचर डिफरेंस है या किसी एलर्जी से होगा. तो अगर वो इस तरह से करते हैं, तो दे विल बी लाइक हैविंग good control over that influenza, so they don't have to take the medicine, they don't need to take the medicine की जरूरत ही नहीं है. So sometimes, ठीक है, तो medicines always necessary नहीं होती हैं, which is the question. Medicines are always necessary, always नहीं है. It depends upon the severity of the you can say the problem, severity of the suffering. ठीक है, and type of the suffering too. The symptoms are also the severity of the symptoms too. And दूसरी बात ये कि जो मेन चीज होती है, इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, अगर कोई बंदा इतना इम्यून है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो सरवाइव कर सकता है विदाउट मेडिसिन. सम पर्सन दे कैन नॉट जस्ट सरवाइव. ठीक है, अच्छा, कई लोग विटामिन सी बड़े आराम से लेते हैं, पर कई लोग ना पूरा ग्लास का जूस भी नहीं पी सकते, इवन फॉर द विटामिन सी. विटामिन सी उनका गला खराब कर देता है, उनसे आगे एग्जैजरेट होती है. इतनी भी नहीं है, जबकि विटामिन सी तो इम्यूनिटी बूस्टर है, मल्टी विटामिन है. इट कैन एक्चुअली हेल्प द medicines to work, it can actually help the iron to absorb. इतने सारे functions हैं, but still some of the persons जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ना, वो विटामिन सी भी नहीं अब्सॉर्ब कर सकते. सो इस तरह की चीजें हैं कि आप विटामिन सी भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इम्यूनिटी को देख के. ठीक है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि अगर इन्फ्लुएंजा हो जाए या फिर कुछ और डिजीज हो जाए, तो आपको दिक्कत आती है उससे. ठीक है, यूल फील सो क्या कहते हैं उसको, एग्जैजरेटेड नहीं, यूल फील सो लो. आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी उसको टॉलरेट ही नहीं करती है. किसी को थोड़ा सा फीवर होता है, वो फीवर में चलते रहते हैं, बट सम पर्सन दे आर नॉट हैविंग गुड इम्यून सिस्टम्स, तो उनको थोड़ा सा भी फीवर होता है, देन दे गो सो लो कि पता नहीं कितना फीवर हुआ है. किसी को 100 फीवर में इम्यूनिटी गुड है, तो दे कैन एक्चुअली वॉक, थोड़ी सी मेडिसिन खाई अपनी, पैरासिटामोल, देन दे विल स्टार्ट वर्किंग. बट समटाइम्स some of the persons, they don't have that much immunity that they can actually take care about themselves. So 100 fever hai, then also they need to rest, they have to take the medicines regularly. उससे शाम तक एक बार उतर जाएगा फिर से. So this is there also. Some of the medicines you have to give, some of the medicines you don't have to give, because of it depends upon the immunity of the person too. Injections are always better, true or false? No, injections are not always better, but yes, they are having the good effect, because because होता क्या है कि if you take the medicine ना, so that will go to the first pass metabolism, they will go to the liver, and then some of the enzymes will work, and then side effects होंगे. लेकिन क्या है कि medicines, so they work little bit later, but जब injection होता है ना, अगर वो intramuscular है then also, and अगर intravenous है then तो वो that would be going straight way to the blood, so that's why they'll reaching to the specific space. So injections are always better to work as compared with the you can say that
with the medicine, oral medicine, they'll work little bit later. Okay, so when the symptoms disappear, should we stop taking medicine? Yes, obviously. Some of the symptoms of some of the medicine, it was not, I mean, this question is like having the different kind of answers. ये सारी डिजीजेस पे नहीं चल सकता, ठीक है? अगर तो डिजीज अंडर कंट्रोल है और सिम्टम्स खत्म हो गया, देन यू कैन एक्चुअली स्टॉप. बट समटाइम्स सिम्टम्स रिमूव हो गए हैं बट द डिजीज इज नॉट स्टिल क्योर्ड, ठीक है? अभी ट्रीट नहीं हुई है पूरी तरह से डिजीज. यस, काफी डिजीजेस पता कैसी होती हैं कि हम दे रहे हैं मेडिसिन तो वो सिम्टोमेटिक रिलीव हो जाता है, बट अंदर कहीं वो डिजीज होती है, अंदर से डिजीज नहीं गई है, बट आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया है आपको. जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, ए सिम्टोमेटिक था ना, सिम्टोमेटिक के तो दिख रहे थे, फीवर है उसकी, उसको तंग कर रहा है, फीवर है, गला खराब है, स्मेल चली गई, ऐसी सी चीजें थी, तो हमें दिख रहा है कि बंदा परेशान है, उसको मेडिसिन देनी है, तो द पर्सन कैन ऑल्सो फील, ठीक है? पर सम ऑफ द पर्सन्स, पेशेंट्स वर क्या था, एसिम्प्टोमेटिक, उनका पता ही नहीं चल रहा था, सिम्टम्स तो थे ही नहीं बट दे वर सफरिंग, तो उनको भी मेडिसिन दी जा रही थी, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. क्योंकि अगर जिसको फीवर भी साथ में है तो उसको फीवर लोरिंग भी देनी पड़ेगी, पर जो एसिम्प्टोमेटिक उसको फीवर तो है नहीं, तो उसको अदर मेडिसिन दी जाएंगी बट फीवर लोरिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है? गला जिसका खराब है साथ में उसको गला खराब की भी दी जाएगी, खांसी हो रही है उसको खांसी की भी दी जाएगी, और जो एसिम्प्टोमेटिक है ना, उसको खांसी है ना, गला खराब है ना, फीवर है, तो वो मेडिसिन नहीं देंगे. तो समटाइम्स क्या था, उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, तो उसको सिर्फ आइसोलेट किया जा रहा, बिकॉज वो करियर तो था ही, ठीक है? वो फैला तो रहा ही था ना, एसिम्प्टोमेटिक, उसके सिम्टम्स नहीं थे, सो उसको आइसोलेटेड फ्यू डेज के लिए, जब तक इंक्यूबेशन पीरियड था, एटलीस्ट 8 9 10 डेज के लिए उसको किया जाता था, सो दैट अदर पर्सन दे कैन नॉट गेट. बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी उतना ही डेंजरस था जितना जिसको सिम्टम्स दिख रहे हैं सिम्प्टोमेटिक के साथ, ठीक है? सो यू कैन नॉट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन अंटिल द डिजीज इज क्योर्ड, जब तक वो पूरी तरह से ट्रीटेड नहीं है. समटाइम्स हम किसी भी डिजीज के लिए मेडिसिन लेते हैं तो उसके सिम्टम्स रिलीव होते हैं. अब देखो, हमें फीवर है, अंदर इन्फेक्शन चल रही है, वायरल फीवर है, गला खराब है, इन्फेक्शन तो चल ही रही है, चेस्ट कंजेशन है, बट हमें साथ में फीवर है, हमारा साथ में सिर दर्द हो रहा है, हमें खांसी हो रही है, गला पकड़, तो हम क्या करते हैं, खांसी के लिए भी मेडिसिन लेंगे, सिर दर्द के लिए भी मेडिसिन लेंगे और फीवर लोरिंग भी लेंगे, ठीक है? हमारा फीवर लोअर हो गया, खांसी भी रिलीव हो रही है, सिर दर्द भी ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्शन तो भी है, तो हम बाकी मेडिसिन नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी मेडिसिन हम बंद नहीं कर सकते जब तक कि पूरी तरह से इन्फेक्शन चला जाएगा. क्योंकि अगर आप, ये आपका सिम्प्टोमेटिक रिलीव होगा, जैसे आपने फीवर लोरिंग ले ली तो फीवर लोर थोड़ी देर के लिए होगा, ठीक है? 3 4 घंटे हो गए, क्योंकि अंदर अभी इन्फेक्शन है तो फीवर रेकर कर जाएगा, दोबारा से रेकरेंस हो जाएगी फीवर की. खांसी थोड़ी देर के लिए रुकी है, बट क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है तो खांसी फिर से हो जाएगी, ठीक है? स्टार्ट हो जाएगी. सिर दर्द हो रहा था बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, तो सिर दर्द फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो कैन एंटीबायोटिक्स बी डेंजरस? यस, एंटीबायोटिक्स डेंजरस होते हैं. इसमें एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि एक तो आपका, ये सबसे पहली बात क्या है कि जिसके लिए आप ले रहे हो वो तो वो करेंगे ही रिलीव उसको, बट उसके बाद क्या करेंगे कि आपका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना आपकी स्टमक में, जो आपका नॉर्मल फॉना एंड फ्लोरा होता है बॉडी की डाइजेशन के लिए, ये उसको भी किल कर देता है. इसीलिए एंटीबायोटिक खाने के बाद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती हैं. दूसरा, रिकमेंडेड डोजेस में लेना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, एंड रेगुलर इंटरवल्स पे लेना चाहिए. समटाइम्स लोग लेते हैं, बीच में मिस हो जाता है, तो बैक्टीरिया है, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, उसको टाइमली वो चीजें चाहिए. ये जैसे आप बीच में स्किप करते हैं तो माइक्रोफ्लोरा फिर से ग्रो करता है. और दूसरी बात है कि अगर आप प्रॉपरली टाइमली रिकमेंडेड डोज नहीं लेते हैं, जैसे मॉर्निंग इवनिंग लेनी है, रिकमेंडेड डोजेस है, 3 टाइम्स लेनी है, रिकमेंडेड डोजेस है, दैट इज फॉर पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड, तो अगर आप नहीं लेते हैं तो एक तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, दूसरा अगर आपने मिस कर दिया तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा, तीसरा जब आप फिर गैप के बाद लेंगे तो तब तक बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाता है उस मेडिसिन को, उस पे उस मेडिसिन का असर कम होता है, ठीक है? और अगर होता भी पहले जब हुआ तो वो आपका नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा भी डेड हो जाता है, जो डाइजेशन के लिए प्रॉपर्ली चाहिए होते हैं हमें. और अगर वो डेड हो जाता है, और अगर
आपने स्किप करते हैं, रिकमेंडेड डोजेस नहीं लेते हैं, या फिर रिकमेंडेड टाइम पीरियड से पहले लीव कर देते हैं कि मेरे को सिम्टम्स नहीं है, अब फिर से रेकरेंस हो जाती है, ठीक है, फिर वो बड़ी बुरी तरह से अटैक करती है चीजों को। इसलिए इफ यू स्टार्ट टेकिंग एंटीबायोटिक देन टेक द फुल कोर्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, एंड डोंट स्किप इन बिटवीन, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस नहीं बनाना है किसी भी बैक्टीरिया के लिए अपनी बॉडी को। सो और ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, बच्चे की एज पे या बड़े की एज पे, एडल्ट की एज पे डिपेंड करती है एंटीबायोटिक की डोजेज। एंड नेवर आस्क फॉर द इंजेक्शंस। हमें कभी भी इंजेक्शंस के लिए पूछना है, कई लोग पहले कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन एंटीबायोटिक के भी इंजेक्शन लगा दो, नो, यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। उसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक भी नहीं लेने होते हैं, ठीक है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक भी हमें नहीं लेने होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एंटीबायोटिक एक तो साइन ऑफ एलर्जी हमें हो जाती है, जैसे स्किन पे इचिंग है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है। जब तक इतना ज्यादा जरूरी ना हो तब तक आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है, तब तक आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ये एजिंग करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को टुवर्ड्स एजिंग लेके जाते हैं। एंटीबायोटिक लेने से एनर्जी एनहांस होती है, वो एनहांस करते हैं, ठीक है, ठीक है, एनहांस होती है जो भी आपकी एजिंग होती है फॉर टेकिंग टू मच ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो यही बात अब आपकी बुक में भी है कि अगर आप थेरेपी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसको अर्ली स्टॉप मत कीजिए, इनकम्प्लीट भी मत कीजिए, ठीक है। एंटीबायोटिक इक्वली इफेक्टिव होते हैं फॉर बहुत सारी डिजीजेस के लिए, बट लेकिन ये आपके स्पेसिफिक जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा होता है उसको भी ये किल करते हैं, ठीक है। एंड हमेशा पेंसिलिन बहुत सालों से बैन हो चुकी है, एलर्जी होती है पेंसिलिन की लोगों को बहुत ज्यादा, तो प्लीज वो पेंसिलिन मत लीजिए, ठीक है। और जिनको एलर्जी है उनके लिए तो है ही है कि बिल्कुल ही मत लीजिए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपको किस किस मेडिसिन से, पेंसिलिन से खासकर, और सल्फर ड्रग से आपको अगर है तो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। डेंजरस एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी, जैसे क्लोरोफेनिकॉल एक्सेप्ट द केयर ऑफ द थायराइड, टाइफाइड सॉरी, में नहीं लेनी ही लेनी चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इवन इट कुड बी अ फेटल फॉर द इनबॉर्न्स, ठीक है, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक लेते हुए आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, ये ऐसे ही नहीं कि किसी भी तरह से ली जाएंगी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन नेट टुडे, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा एक और है कि आपको मल्टीविटामिन साथ में लेने चाहिए व्हेन एवर यू वुड बी टेकिंग दी एंटीबायोटिक, खासकर क्योंकि इससे रेजिस्टेंस नहीं आती है, खासकर विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। विटामिन सी आपको साथ में लेना ही लेना है व्हेन एवर यू आर टेकिंग दी एंटीबायोटिक्स खासकर, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं होती है इससे, ठीक है। रेजिस्ट मतलब आपकी बॉडी में एक सपोर्टिंग सिस्टम जो है एंटीबायोटिक के लिए, जो एंटीबायोटिक से जो हार्मफुल कंडीशंस आती हैं वो लेके उससे एक सपोर्टिंग सिस्टम उन चीजों को कंट्रोल करने का, ठीक है, के लिए काम करते हैं मल्टीविटामिन्स। ऑलवेज हैव मल्टीविटामिन्स व्हेनेवर यू वुड बी टेकिंग दी एंटीबायोटिक, एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। तब हाउ डू यू मेजर द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन, अब आप मेजर कैसे करेंगे अमाउंट ऑफ मेडिसिन, इसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेडिसिन होती है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में, एक कभी का समटाइम्स क्या है कि एक मेडिसिन की ही डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, और लिक्विड फॉर्म्स होती हैं सच एज सिरप्स होते हैं, ठीक है। The amount of the medicine contained per unit weight or the volume according to the number is given the packaging, 100 मिलीलीटर पर टीस्पून, ऐसे भी आती हैं, ठीक है, तो ऐसे भी आती हैं। तो मतलब हर तरह की उसमें सिरप में अगर आएगी तो उसकी डिफरेंट कंसिस्टेंसी होगी, टैबलेट है जो वो डिफरेंट पोटेंसी की है, ठीक है। तो और जो कैप्सूल्स हैं वो डिफरेंट पोटेंसी के हैं, उसके ऊपर लिखा होता है। टैबलेट तो कई बार हम हाफ भी लेते हैं, ऐसे लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, क्योंकि हाफ कम ज्यादा होता है तो उसमें अमाउंट का पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप उस तरह से लेंगे जो प्रॉपरली वेट हो मेडिसिन का, उतने ही पोटेंसी की लेनी है, ठीक है।
एंड स्मॉलर डोजेस हमेशा लेनी चाहिए, जैसे हाफ द क्वार्टर द टैबलेट यूजिंग द एक्चुअल टैबलेट फ्रॉम द सिंपल डायग्राम, ऐसे आई मीन जो ब्रोकन करके लेते हैं ना, जैसे 10 mg थी 2.5 mg लेनी है तो देन यू हैव टू टेक द 4 पीसेस ऑफ दैट। ऑब्वियसली आप तोड़ के लेते हैं, हम हाफ लेते हैं, 1/4 ऑफ द टैबलेट लेते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड। सो बट वी कैन टेक, उससे बहुत एक्यूरेट तो नहीं है बट नियर टू एक्यूरेट होता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी हमें मेडिसिन लिखी जाती है, तो कंपनीज ना डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज में बनाती हैं, 2.5 mg है, 5 mg है, 10 mg है, जो भी आपकी आई मीन डिजीज की पोटेंशियल है या जिस हिसाब से आपको डिजीज हुई है उसके हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन की पोटेंसी को यूज करना है, तो देन द डॉक्टर वुड बी गोइंग टू राइट। सो आपको ऐसा नहीं करना कि 5 mg, अब 2.5 mg दी है तो आपको मिल नहीं रही है तो आस्क फॉर दैट, तो go to the different chemist places and the chemist shops and then you can ask for the 2.5 mg जो ऑलरेडी कंपनी से बन के आई है, rather than having कि अगर 5 mg की है चलो हम हाफ ले लेंगे, ठीक है। सो ले तो लेते हैं हम रफली, बट आप भी समझ सकते हो, देखो ना एक मेडिसिन 2.5 mg की बनी है, अगर आप उसको और अगर आपको नहीं मिल रही है 5 mg की मिली है, और अगर आपको 10 mg की मिल रही है और आपको 2.5 mg मिले ना, पहले तो आपको एक दो पीसेस करेंगे, फिर उस एक हाफ में से भी हाफ करेंगे, तो 1/4 लेनी है, तो उस मेडिसिन की ना एक्यूरेसी नहीं होती है फिर, बिकॉज मेडिसिन आर नॉट दैट खाने की चीजें हैं जो आप शौकिया खा रहे हैं, यू हैव टू टेक। सो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको जिस पोटेंसी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर से, सो टेक दैट दैट medicine of that particular potency which has already prescribed by the doctor, and go to the one chemist shop, अगर वहां पे available नहीं है then go to the another chemist shop, so that you should look for that specific potency to have a specific dose, so that with accuracy को maintain करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर हाँ हाँ ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं ना सिरप्स, उनके लिए बहुत इजी रहता है, अगर आपके पास ज्यादा ml है, 10 ml लिखा था आपको 20-30 ml का मिल गया, तो उसमें क्या है कि उसके साथ ना मेजरमेंट के छोटे छोटे कप्स होते हैं, जैसे एक बॉटल होती है उसके ऊपर एक ढक्कन दोबारा से डाला होता है प्लास्टिक का, तो उसमें आप डाल के उसको मेजर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको 10 ml लिखा था कि आपने 2 ml 5 टाइम्स लेनी है, समटाइम्स हो सकता है आपको 15 ml की बॉटल मिल गई है, ठीक है, उसमें से बच जाएगी, आपने लेनी तो 2 ml 5 टाइम्स ही है, बट एटलीस्ट अगर 15 ml की अवेलेबिलिटी नहीं है, यू कैन हैव दैट, बच जाएगी मेडिसिन, दैट्स ओके, हमने बाद में पीनी नहीं है, वो हमने लेनी उतनी है जितनी प्रिस्क्राइब की है, बट एटलीस्ट उसके साथ मेजरमेंट कप्स आते हैं छोटे छोटे, यू कैन पुट इन टू दैट, ओनली देन यू कैन मेजर दैट एक्यूरेसी के साथ। सो सिरप्स को मेजर करना, कई बार अपने हमारे घरों में भी होते हैं, छोटे स्पून होते हैं, या हमारे स्पून की भी मेजरमेंट्स हमें पता होती हैं, पर जो टैबलेट ब्रेकिंग है ना उसमें इनएक्यूरेसी होती है, उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। लिक्विड मेजर करने इट बिकम्स इजी, क्योंकि आपके घर में भी समटाइम मेजरमेंट्स होती हैं और बॉटल्स के साथ भी मेजरमेंट्स आती हैं, बट टैबलेट्स को ब्रेक करने की कोई मेजरमेंट नहीं आती है, ठीक है। टैबलेट अगर है तो आपको तोड़ना पड़ता है, वो रफली ही टूटती है, ठीक है। समटाइम्स आप जितना मर्जी उसको ऐसे रख के देखिए कि हाँ हाँ बड़े बराबर हैं, बट वो बात नहीं बनती है, ठीक है। सो हाउ ऑफन शुड मेडिसिन बी टेकन, ठीक है, हाउ ऑफन, देखिए आपको जो भी मेडिसिन है ना, कोई भी एक मेडिसिन है जैसे आपको प्रिस्क्राइब हुई है, ठीक है, तो आपको अगर 3 टाइम्स भी लेनी है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह 10 बजे ली, सुबह वाली मॉर्निंग में लेनी थी, तो दूसरी दोपहर को लेनी थी, तीसरी डोज आपको इवनिंग में लेनी थी, ठीक है, तो आप सुबह लेने को देर हो गई, आपको आपने 8 बजे की बजाय 10 बजे ली, दूसरी आपको पता थी कि आपने 1 बजे लेनी है, ठीक है, शाम को आपने 7 बजे 8 बजे लेनी थी, तो आप देखो कि अगर आपने 10 बजे ली, दूसरी 1 बजे ले लोगे तो 3 घंटे का गैप हुआ, और 3 घंटे के बाद आपको शाम को अगर 7 बजे लेनी है तो 1 से 7 6 घंटे का, तो आप सोचो कि वो मेडिसिन कैसे वर्क करेगी, पहली मेडिसिन की डोज भी उतनी थी, सेकंड मेडिसिन की डोज भी उतनी थी, थर्ड मेडिसिन की डोज भी उतनी है, एक डोज आपने ली उसके बाद ही इमीडिएटली 3 आवर्स के बाद आपने सेकंड डोज रिपीट कर दी, लेकिन उसकी थर्ड डोज आपने डबल द टाइम के बाद रिपीट की 6 आवर्स के बाद, तो वो वर्किंग ऑफ दैट मेडिसिन वुड नॉट वर्क दैट एफिशिएंटली, ठीक है, पहली वाली में कम गैप था। और सबसे बड़ी बात, ये बात लिख के ले लीजिए कि अगर आपको 6 टाइम्स अ डेज कोई भी मेडिसिन 6 टाइम दी है, तो उसमें एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन के गैप में 4 आवर्स का डिफरेंस होगा ही होगा। सुबह 6 बजे से शुरू करनी है तो 10 बजे है, 10 बजे के बाद फिर आपको 2 बजे लेनी है, ऐसे 4-4 घंटे के गैप से 6 बार। समटाइम्स ऐसी मेडिसिन होती हैं
24 घंटे में 6 बार लेनी होती है, तो आपको 4-4 घंटे का गैप डालना ही पड़ेगा। 4 घंटे से कम में गैप में मत लीजिए। एंड दैट मेडिसिन इज फॉर 6 टाइम्स, अगर आपको 6 टाइम्स लेनी है। और अगर 6 आवर्स का गैप डालना है तो आपको 4 टाइम्स मेडिसिन होगी, वो 6 आवर्स के गैप पे लेनी है। और अगर आपको 3 टाइम्स लेनी है मेडिसिन, तो 8 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये मेडिसिन इसी तरह से प्रिस्क्राइब होती है, जो डॉक्टर होते हैं ना, अगर वो 3 टाइम प्रिस्क्राइब करेगा तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी उसी मेडिसिन के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दैट एग्जांपल। एक ही डिजीज है, पर्सन की एज भी सेम है, ठीक है, तो उसको एक पर्सन को सेम मेडिसिन अगर 3 टाइम्स कही है ना, सेम अमाउंट ऑफ अ मेडिसिन, सेम नेम ऑफ द मेडिसिन अगर है, तो 3 टाइम्स लिखी है ना, तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी। अगर मार्केट में कम पोटेंसी की मेडिसिन मिल रही है, तो उसको कहेंगे कि अब आपको उसको 4 टाइम्स लीजिए, तो उसकी पोटेंसी कम होगी, क्योंकि वो कम डिफरेंस के बाद लेनी है। सेम मेडिसिन की बात कर रही हूँ, सेम डिजीज की बात कर रही हूँ, सेम पर्सन के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है। और अगर आपको, अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पैरासीटामोल अगर 800 mg लेनी है, ठीक है, तो आपको 2 बार लेनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैं जब जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट डिस्कसिंग द एज ऑफ द पेशेंट, आई एम नॉट डिस्कसिंग द डिजीज ऑफ दैट पर्सन। कोई भी रीजन है, बुखार है, कुछ भी है, आपको पैरासीटामोल लेनी है, डोलो जो भी थी उसमें अगर आप समझते हो 800 mg ऑफ पैरासीटामोल है, तो आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग लेनी है, क्योंकि द डोज ऑफ द पैरासीटामोल इज 800 mg एंड दैट्स टू मच फॉर 8 आवर्स, दैट विल वर्क 7 to 8 आवर्स। मॉर्निंग इवनिंग ही चलेगी, ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग चल जाएगी वो। बट समटाइम्स आपको 400 mg की पैरासीटामोल मिल रही है, तो डॉक्टर विल से टेक 3 टाइम्स, क्योंकि पोटेंसी कम है। क्योंकि जितनी देर में 800 mg वाला काम करेगा ना, वो 8 आवर्स तक ले जाएगा। बट अगर आपके पास 400 mg है, वो हो सकता है 5 आवर्स तक ही चले। तो आपको मॉर्निंग में फिर 5 आवर्स का डिफरेंस, दोपहर तक फिर 5 आवर्स का डिफरेंस इवनिंग तक जाएगा, ठीक है, तो 2 की बजाय 3 डोजेज हो गई। और अगर आपके पास हो सकता है 300 mg की ही डोज मिले या 250 mg की डोज मिले, देन वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टेकिंग द मेडिसिन। तो फिर आपको एटलीस्ट 4 आवर्स के बाद है, हो सकता है आपको 4 बार लेनी पड़ जाए वो मेडिसिन। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी मेडिसिन पोटेंसी, कि कितनी पोटेंसी की है, और कितनी बार लेनी है, ठीक है, ताकि रेकरेंस ना हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको सोच के डिजीज लेनी है, इसलिए थीम है मेडिसिन लेने की, तो आपको ये टेक केयर करना होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं, जब रैपर देखते हैं ना, कौन सी है, इस मेडिसिन में कितने 100 mg है, ठीक है, इतने 100 mg है, तो ये इतनी देर तक चलेगा, ठीक है, तो इसका असर इतनी देर रहेगा, तो उसके बाद फिर रेकरेंस नहीं होगी, तो तब हम लेंगे, ठीक है। सो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है, इसीलिए उसके ऊपर पोटेंसी ऑफ द डिजीज एंड एमजी ऑफ द डिजीज, एमजी ऑफ द मेडिसिन एंड पोटेंसी सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। सो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि मेडिसिन कैसे लेनी है। कैन वी टेक द मेडिसिन विद फूड? नो, इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन। देखो, मेडिसिन सारी हैं, सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी होती है, सम ऑफ द मेडिसिन यू हैव टू टेक इट विद आफ्टर द मेडिसिन। कुछ आपको एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, कुछ आफ्टर द फूड लेनी होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो इन बिटवीन फूड भी लेनी होती हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं खाना, हाफ ऑफ द फूड वी हैव फिनिश्ड एंड देन वी कैन हैव द medicine, okay, so then we can have the medicine and just
So the type of the medicine. ठीक है. So the it depends upon the medicine कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए. ठीक है. अब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन का देखो, सबसे पहले तो मैक्सिमम जो रूल है वो यही है कि मेडिसिन जो है वो लेनी होती है आफ्टर द फूड. खाली पेट कोई भी मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम सम एग्जांपल्स हैं तो वो आपको डॉक्टर बता ही देते हैं. प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे पेंटोसिड्स है, एंटासिड है, वो मॉर्निंग में आपको लेने हैं खाली पेट. ठीक है. सो वो मेडिसिन हैं कुछ ऐसी जो बाद में नहीं ले सकते हैं, तो आपको वो उस हिसाब से लेनी होती है. बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यू हैव टू टेक आफ्टर द मील्स. ओके, आफ्टर सम टाइम ऑफ द मील. सो बिफोर टेकिंग द मील्स आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए. सो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, टेक दिस मेडिसिन 1 hour बिफोर द मील्स एंड टेक सम मेडिसिन विद सून आफ्टर द मील्स. ठीक है. सो इस तरह की मेडिसिन हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पहले लेनी होती हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द मेडिसिन जो आपको लेनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ द विद द प्रिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली विद जो भी आपको सजेस्टेड होता है बाय द फिजिशियन आल्सो, बिकॉज सम ऑफ द पर्सन दे हैव द कॉन्ट्राइंडिकेशन, सो वो नहीं ले सकते मेडिसिन विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर. ठीक है. सो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि मैसेज इन न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या है कि हर चैप्टर के बाद ना कुछ मैसेजेस हैं विच आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज. कहते हैं कि पहली वाली यूनिट्स में हमने क्या हेल्थ एजुकेशन एंड पॉसिबल आंसर्स दिए हैं कम्युनिटी ग्रुप्स में. तो रेलेवेंस क्या है इसको इम्प्रूव करने की, हम कुछ ऐसी थीम्स हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, जो मेडिसिन के रिलेटेड हैं, जो क्लिनिकल के रिलेटेड हैं, जो कम्युनिटी पे अप्लाई होने चाहिए, जो कॉमन मेथड्स हैं, जो लोगों को देना होता है कि ये सबको सब तक पहुंचना चाहिए. कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी हुई है. उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. ठीक है. जैसे मैसेजेस ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन एजुकेशन विच वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस, पहले भी हो चुका है. एक तो केसरी दाल का है, ऊपर से पैरालिसिस हो जाता है लेग्स का, ऐसी सी चीजें. सो केसरी दाल हमने बहुत एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं. ये चैप्टर हम एक्चुअली वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी गॉन थ्रू. ठीक है. ये this is repetition from the previous chapter. So I'm just going to I just want to save the time, so I'm just going to skip to the next one because we have gone through that. Okay, so the group communication methods की बात अगर हम करते हैं, so next chapter is group. मैं ऐसे ही चल रही हूँ because of the DNHE3 in the books, जो भी sequence में जो chapters चल रहे हैं. ठीक है. सो इसमें आएगा कि ग्रुप, इसमें पता क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है. हम क्या लास्ट टाइम से कर रहे थे कम्युनिकेशन का. सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द पीपल दे गेन द नॉलेज एंड डेवलप द कॉन्फिडेंस एंड स्किल नीडेड टू एस्टैब्लिश द गुड डाइटरी एंड द हेल्थ प्रैक्टिसेस. ठीक है. The community workers, they communicate well, must not give only the information in the groups and the must, but also listen to carefully to the groups as they say. अब देखो, ये कम्युनिटी में ना एक रीजन होता है, एक पर्सन उठ के कुछ ना कुछ कह रहा है, अगर वो इन्फ्लुएंशियल नहीं था तो उसकी कोई नहीं सुनेगा. समटाइम्स ऐसा होता है. बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग ग्रुप में, कम्युनिटी में काम करने लग जाते हैं. सो दे एक्चुअली बिकम अ सोशल वर्कर्स, द ग्रुप ऑफ द सोशल वर्कर्स, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग, देन दे स्टार्ट एडिंग द थिंग्स. सो उन ग्रुप्स की फिर सुनी जाती है, बिकॉज समटाइम्स उस ग्रुप का एक होल्ड हो जाता है. ठीक है. सोसाइटी में. सो सेवरल मेथड्स जो हैं एजुकेशनल कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुत से मेथड्स हैं, लाइक ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए. तो इसमें बताया हुआ है कि 2 to मैक्सिमम 40 पर्सन भी एक ग्रुप में हो सकते हैं, 40-50 पर्सन भी एक ग्रुप में हो सकते हैं. जैसे दो का इकट्ठे होके 3, 4, 5, 10, 15 लोग जुड़ जाते हैं, अप टू 40 पर्सन दे कैन एक्चुअली मेक अ वन ग्रुप. ठीक है. वो फिर इकट्ठे काम करते हैं, एज ए टीम वर्क काम करते हैं, एज ए सोसाइटी को न्यूट्रिशन के, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन एजुकेशन. सो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, स्लम एरिया में जाना, कहीं भी जाना है, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज करवानी है, एक्टिविटीज के थ्रू समझाना है, या कभी कुछ
चीजें बांटनी है, इधर से लोगों से इकट्ठी करके दूसरे जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको बांटनी है। तो ऐसे ग्रुप ना सोशल वर्कर ग्रुप्स होते हैं, वो ऐसे काम करते रहते हैं, एजुकेट भी करते रहते हैं, बीमारियों से बचने के लिए भी कहते रहते हैं, जब दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, कोई चैरिटेबल अमाउंट इकट्ठा करके, कोई फिर वो करते हैं, फिर कभी लड़कियों की शादी करवाते हैं, कभी बेड्स अवेलेबल करवाते हैं, कोई छोटा सा हॉस्पिटल बनवा देते हैं, कोई छोटी सी हेल्पिंग डिस्पेंसरी बना देते हैं, कोई भी मेडिसिन इकट्ठी करके दे देते हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीजें जो सोशल ग्रुप्स करते हैं हमारे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, तो ये कम्युनिकेशन आती कहाँ से है, कैसे की जाती है, क्या कौन सिखाता है कैसे कम्युनिकेट की जाए। तो कम्युनिकेशन का मतलब पता क्या होता है, शेयरिंग द आइडियाज। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली शेयरिंग आवर आइडियाज। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो किसी आइडियाज के थ्रू है, वो कोई आइडिया है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है, देन वी आर एक्चुअली डूइंग दैट। ठीक है, और कुछ एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं हमारे कि यस वी आर ऑफ अ हेल्पिंग एटीट्यूड्स एंड वी आर देयर टू हेल्प अदर पर्संस। वैल्यू आर द इंस्ट्रक्शंस विद द इंडिविजुअल्स और विद ग्रुप्स टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेसिव चेंज इन द नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड द प्रैक्टिसेस। अब ये जो नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस है ना, मैं यहाँ पे एक और आपको चीज क्लियर करती हूँ। ये बात बहुत समझाने वाली है, बिकॉज ये एक थीसिस की बात भी हो रही है हमसे। ठीक है, अगर हम थीसिस की बात करें ना, तो हम कैप एनालिसिस की बात कर रहे थे। एक जब मैंने फर्स्ट जो लास्ट वीक एक क्लास ली थी, उसमें मैंने कैप एनालिसिस भी आपको बताया था। तो कैप एनालिसिस में क्या है, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, ये तीन वर्ड्स को लिख के मिलता है। नॉलेज मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लो, तो देन यू कैन मेक, उसमें एक क्वेश्चनर बनेगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जब आप पर्सन से पूछेंगे किसी एक टॉपिक के लिए, just to take the knowledge of that particular topic in that particular person जिससे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट टॉपिक वुड, वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो कुछ इस तरह के ही होंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि उस पर्सन को उस टॉपिक की नॉलेज है या नहीं है। आप बंदे से सीधा नहीं ना पूछ सकते कि आपको इसका पता है या नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यस यू, डू यू नो, हैव यू हर्ड अबाउट दैट। सो यस और नो से पता चलेगा कि अगर सुना है तो कितना, कितनी नॉलेज है। आपको नॉलेज की परसेंटेज भी पता चल जाएगी, किसको 100% पता है, 50% पता है, 60% पता है, 70% पता है, 80, 90, 100, कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसे नहीं पता है और आप सपोज अनीमिया पे काम करना शुरू कीजिए, दिस इज ऑल्सो कैप एनालिसिस। आप बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं कैप एनालिसिस, बट डिफरेंट टॉपिक्स पे। सपोज अनीमिया, आप जाते हैं स्लम एरिया में, वहां पे अनीमिया बहुत ज्यादा है, अनीमिक फीमेल्स बहुत ज्यादा है। तो आप फीमेल्स के पास जा जाके कुछ ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करके लेके जाएंगे जो उनकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपको पता है अनीमिया क्या होता है, क्या नहीं होता है। आपने कभी अभी देखा, आईज पीली हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है। उनको स्किन येलो होने की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, और हो सकता है शायद या आईज येलो होने की ना पता, या फिर अगर पता हो तो किसी और चीज से कंफ्यूज कर रहे हो, जॉन्डिस से कंफ्यूज करते हैं या किसी चीज से। एनीमिया डिफरेंट होता है, जॉन्डिस डिफरेंट होता है, लेकिन एनीमिया में भी फर्क होता है कि स्किन एंड आईज में थोड़ी सी येलोइश पोर्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर बहुत ज्यादा होता है तो लिवर डिजीज होती है और उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। बट अगर आप देखें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जल्दी फटीग्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो अनीमिया के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप पूछोगे ऐसे से कुछ क्वेश्चंस बनाओगे जिनसे उनकी नॉलेज चेक हो जाएगी। ठीक है, व्हेन नेवर दे वुड बी लाइक हैविंग, फिर आपको पता चल गया कि अब इसको थोड़ा पता है या ज्यादा पता है या कुछ है, फिर आप उनसे पूछोगे कि अगर आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो अगर आप इसको ऐसे ठीक करना चाहें तो ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें तो ऐसे, आप ऐसा करेंगे या, मतलब क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ये मैं कॉमनली बोल रही हूँ। तो आप उनका एटीट्यूड चेक करेंगे, वेदर दे आर रिस्पॉन्डिंग, वेदर दे आर एग्रीड कि यस दे आर अनीमिक। हमने एग्जांपल लिया ना अनीमिया का। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर एक्चुअली गेटिंग योर पॉइंट्स कि यस यू, हम कह रहे हैं तो वो अनीमिक हैं। और अगर हम उनसे कुछ कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये चीज चली जाएगी, ऐसा कर लीजिए, तो आपकी वो चीजों को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज देयर एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड चेक करने के भी क्वेश्चंस होंगे। कैप एनालिसिस के क्वेश्चंस में थ्री सेट्स ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, पहले नॉलेज चेक करने के, देन एटीट्यूड चेक करने के। और हर पर्सन की नॉलेज भी फर्क होगी, हर पर्सन का एटीट्यूड भी फर्क होगा। और थर्ड क्या है, प्रैक्टिसेस। और आप क्या करोगे कि फिर आपको उनको कुछ चीजें बताओगे, एटीट्यूड चेक करने के बाद आप उनकी प्रैक्टिसेस का बताओगे। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करो, इस चीज को प्रैक्टिस में लाओ, आयरन मतलब प्रैक्टिसेस में आप बताओगे आयरन रिच फूड खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, या पालक पनीर, या फिर सप्लीमेंटेशन लेनी है, तो वेदर दे आर एक्चुअली टेकिंग इनटू प्रैक्टिस और नॉट।
अगर आप उनको फ्री फंड में दवाइयाँ प्रोवाइड भी कर रहे हो, आयरन की टैबलेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, देन ऑल्सो दे आर टेकिंग इट और नॉट, तो वो प्रैक्टिस की बात होती है। अच्छा पता क्या होगा, अब इंफॉर्मेशन कैसी सी भी हो सकती है, अगर आप देखो, बिकॉज आई नो, मैंने बहुत सारे कैप एनालिसिस पे थीसिस करवाए हैं, एंड देन कैप एनालिसिस में हमें ये देखने में मिलता है कि नॉलेज अगर किसी को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके वो प्रैक्टिसेस में भी बहुत पॉजिटिवली लाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, कई किसी किसी की नॉलेज होती है बट वो एटीट्यूड उनका नहीं होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, और प्रैक्टिसेस में भी नहीं लेके आते हैं वो चीज, दे डोंट टेक दैट थिंग सीरियसली इवन आफ्टर हैविंग द इंफॉर्मेशन, इवन आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट थिंग। कईयों को हाफ दी नॉलेज होती है, वो तब भी उसको लीनियंटली लेते हैं, प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। कईयों को हाफ दी नॉलेज होती है, वो बहुत अच्छे से। सो आपका डेटा क्या होगा, अगर आप 40-50 लोग ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपकी सबकी नॉलेज भी फर्क होगी, सबका एटीट्यूड भी फर्क होगा, सबकी प्रैक्टिसेस भी फर्क होंगी, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग वुड बी डिफरेंट डेटा। आपका एनालिसिस जब आप करेंगे तो 50-50 लोगों का डिफरेंट एनालिसिस आएगा, ऊपर से जो कंट्रोल थे। और अब हम बात कर रहे हैं ऑल द एनीमिक वालों की, ये जो हमने बात की है सब एनीमिक पेशेंट्स की बात की है, उसमें नॉलेज फर्क होगी, उनका एटीट्यूड भी फर्क होगा, और उनका प्रैक्टिस हो सकता है कुछ लोगों का एटीट्यूड आ जाए, वो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे कि यस इतने लोगों का एटीट्यूड ऐसा, इतने लोगों को इतनी नॉलेज थी पर उनका एटीट्यूड ऐसा था, उनकी वो और वो प्रैक्टिस में लेके आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, कितने परसेंट लोग। इसी तरह से नॉलेज पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह से हम हमारे कंट्रोल केसेस होंगे जो कि जिनमें से एक भी एनीमिक नहीं होगा, बट उनकी नॉलेज भी फर्क होगी। जो एनीमिक नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट जस्ट से कि उसको नॉलेज नहीं है एनीमिया की। इसका मतलब ये थोड़ा है कि एनीमिया से कोई सफर नहीं कर रहा तो उसको एनीमिया पता भी नहीं है, सिर्फ जब एनीमिया होगा तो लोगों को पता चलेगा ओके दिस इसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जो लोग होते हैं उनको बिना एनीमिया हुए भी नॉलेज होती है, और वो एनीमिया से बचने के लिए पहले ही अपना एटीट्यूड ऐसा रखते हैं, और एटीट्यूड ऐसा रखेंगे क्योंकि नॉलेज है तो एटीट्यूड भी फर्क होगा, और अपने आप को बचा के रखना है तो वो प्रैक्टिस में भी लेके आते हैं, वो पहले से अपना आयरन कंटेंट ऐसा रखेंगे, ऐसा खाना खाएंगे कि उनका आयरन कंटेंट लो जाए ही ना। सो लुक एट द कंट्रोल केसेस जिनको एनीमिया नहीं है बट दे नो how to control it, so they have a different kind of attitude towards the anemia, and they really wanted to save themselves from the anemia so that they should not have in the future, they should not suffer with anemia in future, so they would be taking the practices, talking, okay, so they would be taking all the positive aspects of the anemia related practices. They actually really wanted to do that. They actually wanted to opt for those so that they can save themselves from the anemia in future also, if they are not suffering at the moment, but then also they really wanted to save themselves from the anemia in future too, and not to themselves, to their family members also, to their kids also, to their parents also, to their friends also. They'll start spreading the knowledge, okay, so keep this so that you should not suffer with the anemia. They'll start giving the knowledge to, even if they have the attitude, they'll start giving the knowledge to the other persons. They'll start spreading the knowledge even if they don't have. और अगर उनकी नॉलेज में कोई भी एनीमिक पर्सन आ जाता है हु इज अ सफरर, हु इज अ केस, then also they'll start teaching of to that person that you are suffering with anemia, so you should have a different kind of a attitude towards the anemia, okay, so you should opt for the different kind of a practices, start having the iron rich food along with the multivitamins, specifically the vitamin C, who can actually help in the absorption of the iron, okay. So you'll be like recovering much more, taking lesser time, or taking lesser time and with much more efficiency, so that you can have the anemia less. So this is called the cap analysis. So I've just given you the example of the cap analysis so that you can have the different questionnaire, and then you can opt for the enrolling the subjects, okay, enrolling the subjects as a cases, as a control of any kind of a disease. You can have the anemic patients also, you can have the the BP patients also, you can have the thyroid patients also, you can have the TB patients,
You can have the diabetes patient, you can have the coronary artery disease, you can have the gout patient, you can have the rheumatoid arthritis patients, you can have the bone density also, you can have the pregnant females also, you can have the PCOS samples also, females also. So हर किसी एक disease को लेके you can go for the gap analysis, and you have to make the different kind of the questions. You have to form the different kind of the देखो क्वेश्चन की फॉर्म सेम हो सकती है, बट डिजीज फर्क फर्क आप लिख सकते हो. एक तरह का क्वेश्चन है जो एनीमिया के लिए होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन दे वुड बी द सेम because the knowledge checking questions would be the same. If you are checking the knowledge for the anemia, you can check the knowledge for the diabetes also, you can check the knowledge for the rheumatoid arthritis also. सिर्फ आपको disease का नाम ही change करना है, question could be changed, question could be the similar one. Okay, so उसके बाद attitude towards, attitude के भी बहुत सारे question same हो जाएंगे, unless and until की anemia की बजाय आप रूमेटाइड अर्थराइटिस को यूज कर रहे हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस का नाम लेके आप उसकी एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, फिर आपको उसको प्रैक्टिसेस में, हाँ प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस कुड बी डिफरेंट, बिकॉज एनीमिया के लिए आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताएंगे, एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए डिफरेंट होंगे, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए डिफरेंट होंगे, बिकॉज सबका एटीट्यूड फर्क होगा. अब आप सबको एनीमिया को आयरन खाने पे लगा सकते हैं ना, पर रूमेटाइड अर्थराइटिस वाले को थोड़ा ही ना लगाएंगे आप आयरन खाने पे, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगी. तो प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं आप. सो कैप एनालिसिस हो सकता है थीसिस का एक टॉपिक. अभी ये टॉपिक इसमें आ गया था तो मैंने फिर आपको बताया कि कैप एनालिसिस वी कैन गो फॉर कैप एनालिसिस. ठीक है, सो कैप एनालिसिस को करने के लिए आप कोई भी एक डिजीज ले सकते हैं. सो दिस इज गॉट अ गुड टॉपिक फॉर थीसिस. ठीक है, कैप एनालिसिस ऑफ एनीथिंग, तो उसमें हम कैप एनालिसिस ही लिखते हैं, या फिर नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस फुल वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो तो गोइंग फर्दर, ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, आप लोग इनमें भी पार्टिसिपेट करके आप लोगों को यहाँ से भी डेटा मिल सकता है. हो सकता है ग्रुप किसी एक एरिया में कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो और लोगों को पता भी नहीं है, आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया या गवर्नमेंट ने वो आइडेंटिफाई कर लिया है, and then they are asking for checking that knowledge of that, and then attitude towards that problem, and then practices for opting that. Communication plays an important role in the nutrition field at several stages. ठीक है, अब कम्युनिकेशन, हम ग्रुप कम्युनिकेशन का टॉपिक था ना DNHE 3 में हमारा चल रहा, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. सो तो कम्युनिकेशन के ना डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रोल्स होते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन साइंटिस्ट एज वेल एज फॉर द न्यूट्रिशन एजुकेटर टू. कम्युनिकेशन जो है की एलिमेंट है, विच एक्चुअली एलिमेंट किसका है, एफर्ट्स का. ग्रुप ओरिएंटेशन में कम्युनिकेशन जो एक की एलिमेंट है, बट फॉर व्हाट, फॉर डूइंग द एफर्ट्स to inform about the public and the nutrition, and therefore the vital part of the preventive health strategies. It becomes the a vital part. ठीक है, so health strategies, whatever they have formed, the group which is actually playing socially activist का role जो play कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप में, तो दे कैन एक्चुअली हैव दैट प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रेटजीज दे कैन मेक, एंड देन दे कैन मेक द पार्ट ऑफ दैट. कम्युनिकेशन जो है एक की पार्ट बन जाता है उसका, उस ग्रुप का. सो एक इंटीग्रल पार्ट है जो एक ऐसे डिजाइन किया गया है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखें. ठीक है, एंड देन लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द लो इनकम ग्रुप्स बोथ इन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड. ये वो दोनों में चलेगा. अगर डेवलप है देन ऑल्सो, डेवलपिंग कंट्रीज में तो फिर दे शुड बी वेरी एक्टिव. ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पे क्या है, एजुकेशन अबाउट द फूड दे सकते हैं आप. ठीक है, एंड मतलब एजुकेट कर सकते हैं लोगों को अबाउट द फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसकी बहुत जरूरत भी है. ठीक है, and not only enable the individual to use the food wisely and economically, but also to enable them to recognize the inaccurate and the misleading statements and the claims about the linkage between the food, nutrition and the health. ये बहुत जरूरी है कि ये बताया जाए कि एक लिंक बीच में जनरेट किया जाए, और इस लिंक को लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से जो फूड है और फूड में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसका हेल्थ से कैसा रिलेशन है, so that the persons they can actually start understanding about the importance of the nutritive food,
specific nutrition food. Okay, so the variety of the group communication methods are used by the nutrition educators for impairing information as well as to change the behavior of the learners, such as the lecture, discussion, और the demonstrations दिखा के, ठीक है. एंड देयर कुड बी नंबर ऑफ द मेथड्स, इन मेथड्स को भी यूज किया जा सकता है. देयर कुड बी द नंबर ऑफ मेथड्स. एन इफेक्टिव टीचर माइट इन्वेंट वन और द मोर मेथड्स. अच्छा, एक आई मीन कुछ भी, कोई भी टीचर हैं जो टीच कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, या किसी सोशल ग्रुप के पार्ट हैं, सो दे कैन एक्चुअली हैव वन और टू और थ्री का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा थोड़े कि एक ही तरह का मेथड आपको यूज करना है. 3-4 मेथड्स बताए हैं, तो आप दो का कंबाइन करके भी ले सकते हैं. ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को, किसी भी तरह से दीजिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एंड देन दे आर ऑप्टिंग फॉर. ठीक है, ऑप्ट भी कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस में भी लेके आ रहे हैं. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड्स जो हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड इज द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन सेंटर का मतलब क्या है? आप सोचिए, जो इन्फॉर्म्ड है, एक ग्रुप है, वो कहीं बैठता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके है, उसका मेन मेथड क्या है? सो वो एक उसका मेन मेथड, ये मेन पर्पस ये है कि दे हैव टू एक्चुअली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी. ओके, तो उसके बाद क्या है कि और सिर्फ प्रोवाइड नहीं करना कि प्रोवाइड किया और आगे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये प्रैक्टिस में आया, इनको नॉलेज हुई या नहीं हुई. नो, सो दे हैव टू इंश्योर नॉलेज लीड्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो वो क्या है कि वो जो नॉलेज देंगे, फिर उनको एश्योर भी करना है कि whether the persons they are actually putting, जिनको वो नॉलेज दे के आए हैं, कम्युनिटी के लोगों को, जो ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स है या ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर्स है, वो जो नॉलेज दे के आए हैं, whether the society persons जिनके लिए वो कंसर्न्ड थे सोसाइटी में, वो लोग उस नॉलेज को एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में ला भी रहे हैं और प्रैक्टिसेस में ला भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है, सो जो लेक्चर डिस्कशंस होंगी ना, या फिर कोई और जो भी वो थीम्स यूज करके वो नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन सेंटर तक पहुंचनी चाहिए फॉर विच द पर्सन दे बिलोंग एंड देन दे रिक्वायर्ड. जो लोगों को ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और जो ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं, ये ग्रुप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल है. So we have to provide the information about this specific problem. But after that, they have to ensure, because they are doing the efforts also. They are putting their efforts, they are putting their hard work. So they are providing their knowledge. But वो knowledge और जो helping hand society के group communication वाले लोग provide कर रहे हैं, जो दूसरे persons हैं society के, whether they are taking it positively, whether they are opting in their attitude or they have a different kind of attitudes, they are taking it as a otherwise kind of a things, और उसके बाद जो प्रैक्टिसेस में ला भी रहे हैं कि सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने से किसी एक प्रॉब्लम की तरफ पूरी बात नहीं बनेगी. हाँ, हाफ ऑफ दी, क्या मोर देन हाफ ऑफ दी बात बन जाती है. प्रैक्टिसेस में लाना, जब आपने सोच ही लिया, आप एटीट्यूड ही बदल गया, तो प्रैक्टिस में लाना इतना प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको जब इन्फॉर्म कर दिया, आपने उनकी नॉलेज चेक कर ली एंड यू हैव प्रोवाइडेड दी particular information and you are doing best possible efforts to remove that particular problem from that particular society. Okay, so you are giving them the knowledge कि ऐसा है यहाँ, ऐसा मत कीजिए. So the persons, if they are not changing their attitude, they'll keep on continuing the same thing. So that means they are not opting into the practices. जिसका एटीट्यूड चेंज होगा ना, वही प्रैक्टिस में लेके आएगा, वही आपकी बात मानेगा, नहीं तो वो बात मानेगा ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम उस सोसाइटी में से कहीं नहीं जाएगी. दैट वुड बी रिमेन. तो ऐसे जो ग्रुप ओरिएंटेशन होते हैं ना सोसाइटी के, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, फिर उनकी जो हार्ड वर्क एंड मेथड्स होते हैं ना, वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं. अब क्योंकि the persons, they are not changing their attitude and they are not putting the things which they are actually teaching into their practice. Okay, तो lecture method का क्या होता है कि does not demand the active involvement of the learners.
unsuited teaching skills and not appropriate to promote the teaching attitudes, does not convince the people since emphasis on the mostly in talking, does not elicit feedback on the unless the instructor is very sensitive. So ये सारा आपका चेक होता है, ठीक है। सो अब सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ द लेक्चर है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द ऑडियंस पे डिपेंड करती है, और जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट का हो और वो अंडरस्टैंडिंग हो जिन लोगों को आप करने जा रहे हैं, एजुकेट करने जा रहे हैं। सो ऑर्गेनाइज द मटेरियल फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑल्सो, आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टिंग हो या फिर कोई टीचिंग एड्स हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन आपने बतानी है उसके लिए कोई प्रोब्स या टीचिंग एड्स आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपरली अप्रोप्रिएट टाइम पे भी बताइए। ये ना हो कि टाइम भी आपने इनअप्रोप्रिएट चूज कर लिया, सो नोबडी इज अवेलेबल, एंड देन if they are available also they are not with that attitude kind of a thing, they are not having the attitude of learning the things from that, okay। तो और एक ये भी हो गया कि वेरिएशन भी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। हर बार अगर आप लेक्चर देने जाते हैं सेम उठा के सेम देके जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हर बार आ जाते हैं यही सब बताने। सो नो, दे शुड ऑप्ट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड, डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन बाय द सेम फॉर द सेम प्रॉब्लम, ओके। स्पेयर सम टाइम फॉर क्वेश्चनिंग टू, ठीक है, एंड क्वेश्चनिंग के लिए भी टाइम सेव किया, ये नहीं कि अपना लेक्चर दिया और चले गए। एंड द पर्सन्स, even if you can also ask the questions that you have got the things or not, okay, properly। so आपको भी और वो भी हो सकता है, और आप वो भी आपसे क्वेश्चंस पूछना आ सकते हैं जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू if they really wanted to I mean ask if they have anything to clarify about whatever you have told, whatever the information you have given। so if they are talking properly, so they would be, ठीक है। so group discussion, circular discussion, panel discussion, buzz session, symposium, seminar, debate, forum, committee, workshop, ठीक है, all these things would be opted for that। just for a few minutes, just wait। okay, so this is okay, so how to conduct the session, ये भी plan किया जा सकता है। how to make the session successful, leadership, leader must help the persons, member of the group, they can be acquainted with each other। ये ना हो कि जो ग्रुप गया उसकी आपस में ही नहीं बनती है, so लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, because they are not interested to work together। some persons are in ग्रुप, दो लोग आपस में काम नहीं करना चाहते हैं और वो लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी सी चीजें एक्वेंटेड होनी चाहिए एक दूसरे से। all the members they feel that their opinions and the thoughts are very important, and the timid members feel confident and feel active also। सब timid नहीं होने चाहिए, ऐसे members मत रखिए, they should be very confident। participation members की होनी चाहिए, they should listen what they others say। जो members है ना, they should also be working properly, and that doesn't mean that they have to provide the information and then they go and then they provide the information then they come back। no, this should not be the idea, this should not be the idea behind that, and they should be have the attitudes in themselves also, because when they are providing the information, when they are checking the knowledge, when they are checking the attitude of other persons, and when they are actually putting the other persons or compelling the other persons to put these things into the practice, but they should also have that kind of attitude to listen to others too whenever they are providing the information, providing the knowledge, but then also at the same time they should also have the attitude towards listening if the other person wants to know something more, if they are wanting to know more, and if they are actually compelling to have the more knowledge about that particular topic, or they really wanted to change their attitude but they are asking too many questions from the group of that communication of the persons, जो communication group communication वाले हैं, if they are asking more of the questions, but then they have to
um, have to have that attitude or have to have that patience to listen to that person, because the persons belonging to the other group to which you are educating, which you are providing the knowledge, and which for which you are about to change their attitude towards that particular problem, and to which group you really wanted to change their attitude, and they should opt for some of the practices of that particular problem. Any particular problem could be there, okay? So you should also have the courage, you should also have the patience, you should also have the time to, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी लेक्चर दिया एंड देन चलिए 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 1 घंटे में लेक्चर देना था, नो, दैट शुड नॉट बी देयर. सो ऐसी सी चीजों को लेके आप में भी सुनने की एक पोटेंसी और एक करेज और एक पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है? सो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, बेसिकली बिहेवियर सेंटर्ड मेथड्स, ठीक है? इसमें डिस्कशन डिसीजन मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन एक्चुअली टेक द डिसीजन ऑल्सो. जब हम बैठे हैं एक प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम नॉलेज दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, बट वी आर लिसनिंग at the same time to them, okay? So they are also providing some of the problems कि ये ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा है, actually में ऐसा है, and then you have a different attitude towards that problem, but they have a different attitude towards that problem, but you really need to change, you really need to convince, because you are there to convince them to save those persons from that particular problem, ठीक है? सो आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके आप उनका एटीट्यूड चेंज करेंगे, आप उनको प्रैक्टिसेस में लाने के लिए कुछ चीजें बोलेंगे, ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा बाय डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज, बाय लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स and checking their attitude and trying to make changes in that attitude and putting some of the things and helping them helping those persons to change their practices, okay, towards that particular problem, so that those problems could be taken care of. So role play method में भी यही होगा कि रोल प्ले कोई नया मेथड नहीं है. प्ले सम रोल इन द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आपको हमेशा एंड वेरी प्रोफेशनली ऑल द टाइम आपको रोल प्ले करना है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि रोल बड़ा है छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी जगह पे, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी प्रॉब्लम के लिए छोटे से छोटा रोल अगर निभा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज वो काम भी आपके अलावा कोई नहीं कर रहा है शायद, ठीक है? इसमें आपको करना क्या है रोल प्ले के लिए? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सोचिए, ठीक है? उसमें आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की, ऑब्वियसली यू आर बिलोंगिंग टू दिस, सो वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड विद द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओके? सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम सोचिए, डिफाइन द सिचुएशन एंड द आपको सिचुएशन भी देखनी है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, कैसी सी सिचुएशन में ये हुई है. अगर सिचुएशन बदल दी जाए तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ना हो, या फिर पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, सिचुएशन चेंज हो गई है, तब ये ऐसी हो गई है. मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है? सो आइडेंटिफाई, नॉट थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू लिसन टू देम एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम आई कहां से. हम किसी प्रॉब्लम पे तो काम कर ही रहे हैं, बट दैट प्रॉब्लम हैज कम फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द रीजन, ठीक है? चूज पार्टिसिपेंट फॉर द वेरियस रोल्स, set the stage and present the situation to and act out the situation. उस सिचुएशन में एक्ट करके देखिए, फिर फॉलो अप भी लीजिए और इवेलुएट कीजिए कि अब ये ठीक हुई भी है, नहीं हुई है, वॉट एवर यू वुड बी डूइंग, ठीक है? इंक्वायरी डिस्कवरी मेथड है, इसमें वन वे मेथड भी होता है, टू वे मेथड भी होता है. वन वे में क्या है कि टीचर को ही सॉल्व करनी है, जो सिखा रहा है वही सॉल्व करेगा कि ओके आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, गए एंड उनकी बात सुनी एंड उनको सॉल्व करके सोल्यूशन दे दिया. बट टू वे में क्या होता है कि दोनों तरफ से होगा, एक आदमी नहीं कर सकता. अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बट दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर पर्संस आल्सो, तो वो ही सुनेंगे और वो भी साथ में आपके साथ चलेंगे तो वो प्रॉब्लम का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? सो ऐसी सी वन वे और टू वे टाइम का वो प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर और सबसे बात है कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, और जब डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो आपको काफी सारी चीजें रिक्वायर्ड है. तो उसमें प्लीजिंग अपीयरेंस भी होना चाहिए ताकि जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो लगे तो सही कि कुछ बता रहा है, कुछ एक्टिव है, बोलने का तरीका बहुत इफेक्टिव है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है एक्यूरेट वाला, और उसको खुद नॉलेज भी है जो टॉपिक पे वो बोल रहा है.
और इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि केयरफुल सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट भी प्रॉपर्ली करनी होती है, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए ऑडियंस के लिए कि वो आराम से बैठ के सुन तो पाए। प्लानिंग ऑफ ऑल दी डिटेल्स, पहले से आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है कि आपको पहले कौन सी चीज, दूसरी कौन सी चीज, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन में प्लानिंग से ही होती है। और थॉरो प्रेपरेशन भी होनी चाहिए ऑन एवरी पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाफ ऑफ द नॉलेज है कि आप लोगों के सामने बोलेंगे अपने ग्रुप की तरफ से तो आप पूरी इंफॉर्मेशन हो सकता ना दे पाए अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाएंगे तो। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही क्लैरिटी से होनी चाहिए, एलिसिटिंग दी ऑडियंस रिस्पॉन्सेज को भी आपने सुनना है और एड्रेस भी करना है, इवेल्युएशन ऑफ द फॉलो अप ऑल्सो। उसके बाद भी जब आपने कोई चीज कर ली है उसके बाद आप उनकी हेल्प करके आए हैं और एक एरिया में कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, ऐसा नहीं है कि अब वो पीछे से बाद में देखेंगे कि वो कितनी खत्म हुई, हुई भी नहीं हुई, निकली या नहीं निकली, तो वो सारी चीजें। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको अगर किसी एक प्रॉब्लम पे जाना है ना तो उसके लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट में देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कुछ भी मान लीजिए। फिर उसका कंटेंट उस प्रॉब्लम का बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताना कि यस वाकई आपको कन्विंस करना कि यस ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम। एम्फेसाइज करना की पॉइंट्स पे, ये नहीं कि डिटेल में स्टोरियां सुनानी शुरू कर देनी है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स आपको बताने हैं, डू एंड से, और करके दिखाने हैं, ऐसे नहीं करके कहने हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सो आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस ऐसा होगा, चाहे उसको टीचिंग एड, एक्टिविटी मेथड कैसे भी सिखाएं। Have a neat sitting also, keep the the people comfortable, encourage the questioning too। आप अगर लेक्चर दे रहे हैं ना, सो अगर लोग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हाफ ऑफ द ऐसे नहीं है कि डमीज आके बैठे हैं, स्लीपी लोग बैठे हैं एंड देन दे आर नॉट आस्किंग। ऑब्वियसली यू हैव टू engage those persons to that towards that patient, okay, ठीक है, towards that topic too, okay, to by that demonstrator also। the end product should be displayed nearly and neatly too। जो भी आप बता रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है, जब आप कोई भी ओके नीतू जी, ओके मैं अभी डिस्कस करती हूँ DNHE4। आई वाज एक्चुअली मोर कंसंट्रेटिंग ऑन द DNHE3। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द ग्रुप ओरिएंटेशन एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स बिकॉज द टाइम इज लिटिल बिट लेस, मोर हाफ एन आवर ही है, सो यू कैन डिस्कस अबाउट एनीबडी इफ वांट टू डिस्कस अबाउट द DNHE4 मैम के यहाँ पे टॉपिक्स हैं। आपको अपना टॉपिक जो है व्हाट्सएप किया था बट आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। मैं अभी देख लेती हूँ मैम, आप फिर से मुझे हाय लिखिए प्लीज। एक्चुअली आज मैंने बहुत लोगों के किए हैं, काफी लोगों के किसी का रह गया होगा, सो आप बताइए, अभी फिर से मुझे हाई लिखिए, वो सामने आ जाएगा, देन आई विल बी गोइंग टू रिस्पॉन्ड। ओके, व्हाट्सएप पे मैंने फोन रखा है, मैं अभी बताती हूँ आपको, हम सभी के लिए डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ओके ओके, सो इसमें ओके आपने लिखा है, ओके सो दिस इज द नीतू निगम, ओके सो यहाँ पे प्लानिंग है, रोल, इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कोई भी हो सकता है, एज डिस्कस इन माय टॉपिक ड्यूरिंग दिस सिनॉप्सिस है। इसमें क्या है, हाँ मैंने ये देखा है, आज मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यस, आप बेसिकली ये पता है क्या, जो दिखता है जो बिकता है, इस चीज को लेके आप अगर आप चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अबाउट द फूड लेबलिंग, दिस टॉपिक इज कॉल्ड द फूड लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब ये है कि जो पैकेट में बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेट्स हैं, कलरफुल पैकेट्स हैं, उसके ऊपर फूड की पिक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव है, सो उसको लेके लोग ज्यादा खाते हैं। बाद में टेस्ट का तो बाद में पता चलता है ना, अगर अगर से भी अच्छा, अंदर से भी अच्छा है, देन इट वुड बी गोइंग। सो दिस टॉपिक इज नाइस, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन जो भी है एड में भी दिखाया जाता है, ये आप कैरी ऑन कर सकती हैं प्लीज, बट इसमें ना आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स बना के भेजिए मुझे कि कैसे करेंगी आप, कौन सी कंपनीज लेंगी, किस तरह का फूड लेंगी, जंक फूड लेंगी, चिप्स के पैकेट्स ले रही हैं या ऑयल ले रही हैं, किस चीज के फूड, किस तरह के फूड पे आप कंसंट्रेट कर रही हैं इसके लिए। मैम एक्चुअली मैं लेबलिंग पे काम नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ओवरऑल मीडिया का इम्पैक्ट दिखाना चाह रही हूँ। लाइक जैसे कि आप नॉर्मल पे अगर आप देखिए कि जैसे अगर हम हैबिट, कोई भी फूड हैबिट है, कोई भी डेवलप करना चाहते हैं, लाइक जैसे बीच में एक कैंपेन चला था मैम कि नमक थोड़ा कम, तो इसको लेकर एक कैंपेन चला था, तो उससे जैसे लोगों के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या इसी तरह से जो होते हैं कुछ इम्पैक्ट चलते हैं कि अनीमिया को लेकर जो गवर्नमेंट के चलते हैं कि आप इसको इस तरह से करिए, या पोलियो को लेकर जो अभियान चलाया गया था, तो मेरा ओवरऑल नहीं, मैम। वो आप मीडिया का लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपका था ना, वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि अट्रैक्टिव है। इस चीज को आप कैसे कर रही हैं, आप मुझे थोड़ा यस सा एक्सप्लेन कीजिए। आप तो मीडिया का इम्पैक्ट बता रही हैं, मीडिया का इम्पैक्ट तो किसी भी चीज, आपने 4 चीजें बोल दी हैं। देखो, एक तो आप पोलियो का एग्जाम्पल ले लिया,
एक फूड का ले लिया, एक एड का भी ले लिया, जैसे कि फूड की एड होती है ना? आप कोई एक टॉपिक लीजिए, या तो क्लिनिकल की लीजिए कि मीडिया का क्या है, तो मीडिया का यस रोल तो मैम। हमेशा उसमें पॉजिटिव ही होगा। लेकिन मीडिया हम्म। का रोल, देखो मैं यही बता रही हूँ ना, अगर आप मीडिया का रोल देखिए, मीडिया का रोल अगर पोलियो वैक्सीन में आप देख रहे हैं, तब तो वो पॉजिटिव है, बिकॉज़ दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन ही है। ग्रुप ऑफ द पीपल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर कम्युनिकेटिंग टुवर्ड्स द मीडिया, ठीक है? तो वो पॉजिटिव है। बट अगर आप उसी मीडिया पे देखेंगे कि वो एक एड डिस्प्ले करते हैं व्हिच इज़ अबाउट द चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, वो भी तो मीडिया यस है मैम। ना, तो वो यस मैम। नेगेटिव हो जाता है। दे आर एक्चुअली एंडोर्सिंग द चिप्स, जंक फूड्स एंड द कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है? तो यस आप मैम। किस तरह की चीज़ों पे, अगर आप फूड मटेरियल पे लेके जाना चाहते हैं और वो भी जंक फूड को ये लोग बहुत ही ब्यूटीफाई करके बेच रहे हैं, तो वो नेगेटिव आ जाता है। बट अगर आप सोशल कॉजेज़ की बात करेंगे, मीडिया का रोल है, पोलियो वैक्सीनेशन है या एपिडेमिक है या किसी भी एंडेमिक के बारे में, कोविड के बारे में, उसके इलाज के बारे में या उसके प्रोटेक्शंस के बारे में, प्रिकॉशंस, तो वहाँ वो पॉजिटिव आ जाता है। तो आप दोनों तरह की चीज़ें लेके ऑब्जेक्टिव बनाइए। या तो ऑब्जेक्टिव में दोनों तरह की, तीनों तरह की चीज़ें लीजिए कि मीडिया का रोल कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। यस मैम, मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे दोनों ही रोल उनका दिखाना है कहाँ पे, फिर उसमें लोगों का क्या ओपिनियन है कि भाई लोग क्या मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव है, उसमें लोगों का आउटकम क्या निकल कर आता है कि पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, देन एक्सपर्ट्स की भी एक राय, जितने भी डाइटिशियन है जितनों से मैं कांटेक्ट कर पाऊँ कि उनका क्या मानना है कि क्या वो हेल्प करता दैट्स है। गुड, दैट्स गुड। मेक सम गुड ऑब्जेक्टिव्स, या फिर थोड़ा-सा काम करके ऑब्जेक्टिव बनाइए। मैं आपको ओके ये मैम। कह रही हूँ कि पहले डू सम रिसर्च, do go for asking the information or from the media, from the persons जिनसे भी आपने कहा है, थोड़ी सी गैदर कीजिए, तो आपको यस सिनेरियो मैम। पता चल जाएगा कि किस तरह की नॉलेज आ रही है, किस तरफ को जा रहा है ये टॉपिक। फिर आपको ओके। ऑब्जेक्टिव बनाने में भी इजी हो जाएगा कि यस वी कैन मेक सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? पहले आप थोड़ा इस टॉपिक पे आप थोड़ा सा काम करके देन यू कैन मेक द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम जी। हाँ जी, थायराइड पे कोई पूछ रहा था, है ना? यस, टाइफाइड फीवर पे, यस, टाइफाइड फीवर पे कर सकते हो, बट आपको पेशेंस लेने पड़ेंगे। अब पेशेंस पता क्या है, अब मैं ये आपको एक यहाँ क्लियर कर दूं। टाइफाइड फीवर पे आप कैप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि लोगों को पता है टाइफाइड फीवर क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, वो सिंपल फीवर भी सम टाइम टाइफाइड फीवर बनता है, रीजंस क्या है, कॉजेटिव एजेंट्स कौन है टाइफाइड फीवर का, ये सब भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे ये आप नॉर्मल लोगों से भी ले सकते हैं, ठीक है? तो वो कंट्रोल केसेस हो जाएंगे, बट सम ऑफ द टाइम आपको टाइफाइड के पेशेंस भी लेने पड़ेंगे, पेशेंस लेने पड़ेंगे कि जिनको ऑलरेडी हुआ था। ऐसा नहीं है कि अभी आप ढूंढो कि अभी प्रेजेंटली किसको टाइफाइड फीवर है। जो पहले भी कभी सफर रह चुका है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। यू कैन यूज दोज रिपोर्ट्स टू, ठीक है, उसकी जो भी थी। क्योंकि टाइफाइड जरूरी थोड़ा कि अभी आप देखो इसको टाइफाइड है तो अभी मैंने लेना है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लेना, क्योंकि डायबिटीज में आप कैसे केसेस होंगे, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में होंगे कि उनको पहले से हुई हुई है डिजीज एंड देन अभी तक भी है, दे आर एक्चुअली सफर ऑफ दैट डिजीज। बट टाइफाइड में ये चीज फर्क हो जाएगी कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको टाइफाइड जिसको है आपको उसी को लेना है, जो क्योर भी कर चुका है साल 2 साल पहले भी। अगर वो सफरर है देन इट्स फाइन, अगर नहीं भी है, क्योर कर चुका है, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द केसेस, बिकॉज ऑल दीज आर द केस कंट्रोल स्टडी विच आर ऑन दी क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे स्टडीज हैं। आप सब जो कर रहे हैं क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे स्टडीज हैं एंड केस कंट्रोल स्टडीज हैं। मैक्सिमम लोग केस कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक आधा होगा जिसकी केस कंट्रोल नहीं, ठीक है? ठीक है मैम। May topic the lose the weight using the nutrition and exercise, obviously nutrition and exercise आप वर्ड यूज कीजिए, पर बेसिकली वो फिजिकल एक्टिविटी ही होती है। किसी भी तरह की कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, खाना अपनी डाइट ठीक कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जो कि आपकी हैं, जिमिंग है ना, वेट लिफ्टिंग एंड ऑल है, उस तरह की एक्सरसाइजेस उनका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। एक्सरसाइज में बहुत ब्रिस्क वॉकिंग एंड वॉक भी आ जाती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिस इज ऑल्सो, बट दैट इज नॉट दैट एनर्जी एक्सपेंडिचर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, सो आपको उसका थोड़ा कम इम्पैक्ट आएगा।
फिर अगर आप थोड़ी सी योगा भी साथ में कर रहे हैं, है ना, और एक्सरसाइज के साथ हैं और डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, देन ऑल्सो, तो इसमें आपके ना कई सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। जब आप ये करते हो तो आपको केयरफुली ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 में नहीं तो 2 में तो कीजिए। कुछ बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज विद डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज विद डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक्सरसाइज के साथ डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जी उसके बाद कंट्रोल्स हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल्स में हमने वो लोग लेने होते हैं जो टेस्ट में कर रहे होते हैं ना, उसमें से कुछ भी नहीं, ना वो वॉक कर रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना वो योगा कर रहे हैं, ना वो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपके इस केस में क्या होंगे, कंट्रोल्स होंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट, आपके जो टेस्ट सैंपल्स हैं ना, जो केस स्टडीज हैं, वो एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल वाले हैं। तो जी कंट्रोल में ऐसे लोग आएंगे जो डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की। तो उसमें क्या है, एक तो कंट्रोल्स होंगे, उनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होगा, उन बस नॉर्मल है, रह रहे हैं, उनकी एक्टिविटी के लेवल्स एंड ऑल वो ठीक नहीं होंगे। बट अगर आप वॉक वालों के साथ कंपेयर करोगे कंट्रोल्स को, तो वॉक वाले थोड़े से बेटर लगेंगे आपको, ठीक है। और फिर ऐसे एक्सरसाइज वाले होंगे जो एसआईआर भी करके आते हैं और थोड़ा बहुत योगा भी करते हैं और डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। वो उन वाले जो सिंपली सैर करने जाते हैं, वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग है, बस मॉर्निंग इवनिंग है, उनसे थोड़े बेटर रिजल्ट्स। लेकिन सबसे बेटर रिजल्ट्स किसके आएंगे, जो बहुत ही स्ट्रेनक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी ले रहे हैं प्लस बेनिफिशियल डाइट भी ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, अमीनो एसिड्स ले रहे हैं। तो उनका सबसे, तो आपके ऐसे 4 ग्रुप हो जाएंगे, जिन चारों को आप आपस में भी कंपेयर करेंगे। स्ट्रेनस एक्सरसाइज वालों को सिंपल वॉकिंग वालों के साथ, स्ट्रेनस एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल वालों को सिंपल योगा और वॉकिंग के साथ डाइट कंट्रोल वालों को, और इन तीनों को बारी बारी, तीनों ग्रुप्स को, पहले वाले को कंट्रोल्स के साथ, दूसरे वालों को कंट्रोल्स के साथ, तीसरे वालों को कंट्रोल्स के साथ, और इनको आपस में भी। तो इस तरह की स्टडी में कंपैरिजन भी ज्यादा हो जाता है, टेबल्स भी ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ग्रुप्स ज्यादा हो जाते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन भी होता है। कंट्रोल्स के साथ भी इंडिविजुअल कंपैरिजन आएगा, विद इन द ग्रुप भी आएगा। ठीक है मैम। सो दिस काइंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम में, और अगर आपने 3 नहीं बनाने, 2 बना लो। जो वॉक एंड योगा कर रहे हैं, साथ में डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप हो गया, और एक जिमिंग वाले हैं जो प्रोटीन्स खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इस तरह के अलग हो गया, और एक कंट्रोल हो गया। तो जिमिंग वालों का, जो वॉकिंग वाले और डाइट कंट्रोल वाले हैं, उनके साथ कंपैरिजन भी हो गया, और दोनों का अलग अलग कंट्रोल्स के साथ भी हो गया कंपैरिजन। 2 बना लो, 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, आपस में भी कंट्रोल है, देन ऑल्सो यू कुड हैव अ गुड डेटा विच यू कैन जनरेट, एंड दैट वुड बी अ गुड टॉपिक। बट बात ये रखिए कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हम पॉजिटिव ही दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। अब आप ये नहीं कह सकते जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज है, कंट्रोल है, तो उसका बेनिफिट नहीं है, ये तो नहीं ना आप कर सकते, ठीक है। वॉक का भी आपको बेनिफिट दिखाना है। पता है क्या क्या चीज होती है, मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल है, देखो, हम ना कोई भी मूवी देखते हैं ना, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको जोक लगेगा, बट सिंपल, आप ना सोशल चीजों को ना, आप मूवीज भी, जितने भी डायरेक्टर्स एंड बनाते हैं ना, बड़े सारे ट्रायंगल भी दिखाते हैं मूवीज में, एक शादी को छोड़ के दूसरी शादी में भी दिखा रहे हैं। अब जैसे हम आपके हैं कौन की, एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ऐश्वर्या राय का। उसमें क्या है कि वो सलमान खान के साथ एक रिलेशनशिप है, बट सलमान खान चला जाता है, उसके अजय देवगन के साथ शादी हो जाती है, बट एंड में क्या होता है कि वो सोशली जो शादी हुई है ना, उसको हम पॉजिटिव ही दिखाना पड़ेगा हमें। वो उस मंगलसूत्र को या देख के वो नहीं जा सकती है दूसरी चीज के पास, आप समझ रहे हो, ठीक है। एक सोशल जो कॉजेज होती हैं, सोशल एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल में एक सोसाइटी सेटअप है, तो उस चीज को, इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम, जो पॉजिटिव ही हैं और हमें वो पॉजिटिव ही रखनी है, इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि उनको पॉजिटिव ही दिखाया जाए। अगर आप कहते हो कि कंट्रोल्स हैं, वो कोई ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सेहत है, हम इसको एंडोर्स नहीं कर सकते हैं, आप समझिए इस बात को। आप फिजिकल एक्टिविटी को नेगेटिव कभी भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में। समटाइम्स क्या है कि जब आप डेटा लेते हो ना, ऐसे स्टैट्स लगाते हो ना, तो उसमें ना कंट्रोल वाले बड़े अच्छा डेटा दे जाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी वालों को कोई हेल्थ पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो वो आप ये सोचिए कि आपने उसको एज सच नहीं छाप देना, आपने देखना नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आपने वैसे से आपको री एनालिसिस करना पड़ जाएगा डेटा का।
आप उसको एंडोर्स मत करने बैठ जाइएगा। इन चीज़ों का आपने अपने डेटा में ख्याल रखना है। सम थिंग्स आर पॉजिटिव, तो आपने उनको पॉजिटिवली ही एंडोर्स करना है। आप कभी भी, जैसे डाइटिशियंस है ना, बड़े सारे डाइटिशियंस हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। ये बात मैंने क्यों बताई है आपको, बहुत सारे डाइटिशियन है, बड़ी सारी एड्स लगी होती हैं कि ना एक्सरसाइज है ना कुछ है, हम वेट लॉस कर दें, समझे आप। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि वो लोग डाइट में कीटो देते हैं, क्या देते हैं आपको पता नहीं है साइड पे, ठीक है। सो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चलानी है, बट मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं करने वाले जो कीटो को एंडोर्स करेंगे। कीटो डाइट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करना है। दैट कैन लीड टू दी वेट लॉस वेरी इजीली, वेरी स्पीडी, बट हम नहीं कर सकते बिकॉज कीटो एसिडोसिस जैसी चीज होती है, फिर बाद में वो फेटल हो जाती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि बड़ी जल्दी जल्दी पतले हो जाते हैं, बड़ी दो दो महीने में इतना वेट हो गया कम, ये हो गया वो हो गया, शर्तिया है 3 महीने में इतना कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीजें आपने देखी है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, बट ऐसा होता है। तो आपने वो सब नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अगर होता है तो वो उसमें कुछ बैड हेल्थ इफेक्ट्स आफ्टर सम टाइम। आपने शायद कभी ऐसे केसेस नहीं देखे हैं कि कईयों का बड़ी अच्छी वेट लॉस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद ना 6 महीने बाद वो बहुत बीमार टाइप हो जाते हैं, राइट राइट। ठीक है ना, और वो वापस भी नहीं आता है। तो वो कुछ ऐसी चीजों की वजह से होता है कि जो ये डाइटिशियंस या जो भी हैं, वो ऐसी कुछ चीजें देते हैं, बेसिकली कीटो डाइट भी देते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी वेट लूज हो जाता है, पर उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई बंदा उनके पास आया है, हमें जल्दी वेट लूज करना, जल्दी करना है, ऐसी जान खाते हैं, तो फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स संभलते भी नहीं है। समटाइम्स कीटो एसिडोसिस इतना हो जाता है कि वो फेटल हो जाता है, रिकवरी नहीं हो पाती है, एंड द पर्सन्स दे कैन डाई। पता आपको? तो डोंट गो फॉर दैट। उसके लिए जाना ही नहीं है, हमने वो करना ही नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा एक मुद्दा है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हम अपनी डाइट के साथ और एक्टिविटी से हम हटा ही नहीं सकते। हमें हमेशा फिजिकल एक्टिविटी को इंडोर्स करना है, हमेशा एक्टिव बनाना है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल पे हम लोगों को नहीं लेके आ सकते, बल्कि जो सिडेंट्री है उसको पहले थोड़ी एक्टिविटी पे डालिए, वॉक पे डालिए, थोड़ा योगा करने डालिए, फिर फास्ट करवाइए। आपको करना ही करना है आपको। अब आपके देखो डीएनएचई में ये फिजिकल एक्टिविटी का एक्चुअली टॉपिक नहीं है, अदरवाइज आई मस्ट से दैट द फिजिकल एक्टिविटी का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी इसका सेकंड यू कैन से दैट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में, एक आप डाइट को तो ठीक करते ही करते हैं, बट अलोंग विद डाइट फिजिकल एक्टिविटी का जो रोल है ना, वो आप उसका कुछ भी और ऑल्टरनेट नहीं है, आप समझिए, ठीक है। सो फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज है, एज ए बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, कुछ भी आप कहिए। सो जितनी मेरी प्रैक्टिस है, जितने मैं सालों से इस फील्ड में हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, उसकी वजह से मैं आपको ये बताऊंगी कि यू वुड बी सक्सेसफुल इन योर करियर इफ यू विल बी लाइक गिविंग अ गुड न्यूट्रिशन, बट along with the along with the physical activity and removing their sedentary lifestyle. इवन इफ दे आर हेल्दी, तो उनको थोड़ी वॉक पे, थोड़े योगा पे, चाहे 10 मिनट 15 मिनट सुबह लगाएं। वॉक पे नहीं जा सकते तो योगा, इवनिंग में वॉक पे जाएं, फिर स्लोली स्लोली आप उनको बता सकते हैं, दिन में अपनी जॉब में भी एक्टिव रह सकते हैं वो लोग। So all these things. So don't endorse, because this is not good for human beings, and you should have some internal conscientious होनी चाहिए कि आपको हेल्दी बनाना है। और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी देर से चल सकती है, हो सकता है दूसरे लोगों की थोड़ी जल्दी चले, बिकॉज वो जल्दी जल्दी वेट लॉस करते हैं, बट वो ज्यादा देर नहीं चलती है, और लोगों को बीमार नहीं करना है। वी हैव सम social responsibility and we have to work according to that, and हमें लोगों को हेल्दी बनाना है, और सो दैट लोग थोड़ी देर बाद याद करें। एक्टिविटी है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम भी नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी अगर सोशल एक्टिव हो जाते हैं, फिजिकली एक्टिव लोग हो जाते हैं लोग, तो बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कंट्रोल होता है अगर डाइट को आप कंट्रोल कर लें। बट फिजिकल एक्टिविटी को आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एंडोर्स ना करें। यू हैव टू एंडोर्स द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है जी। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।
हाँ जी, एनीबडी एल्स? अदरवाइज आई थिंक इट्स इनफ अगर किसी ने डिस्कस करना है तो। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैम छोटे बच्चे के ऊपर कोई टॉपिक ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोई भी टॉपिक लीजिए, क्या लेना है पूछिए, क्या सोच रही हैं वही आप? आप गाइड करो ना, वही मैं क्या ले सकती हूँ? जैसे कि हम जॉइंट फैमिली से हैं, 7 साल की बेटी है, 1.5 साल की बेटी है, तो उसके हेल्थ के ऊपर या कैसे आप गाइड कीजिए ना, कैसे मैं टॉपिक ले सकती हूँ ऐसा? छोटे बच्चों का देखिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इंडोर गेम्स हैं, एक्टिविटी लेवल पे ले सकते हो, जंक फूड है, वॉचिंग टीवी है, मोबाइल से रिलेटेड ले सकते हैं, इस तरह की चीजें आजकल जो चल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी एक्टिव। स्कूल जाते हैं, देन ऑल्सो दे आर सिटिंग ओवर देयर, घर आके फिर वो टीवी के साथ चिपक जाते हैं, एंड देन चिप्स एंड ऑल ये सारी चीजें जो खाते हैं, डाइटरी पैटर्न्स। अच्छा, या ये फिर सब चीज के ऊपर हम ले बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इस तरह की चीजें, फिजिकल एक्टिविटी और अगर डाइट पैटर्न्स के ऊपर, जंक फूड के ऊपर, अच्छा बच्चे बाहर नहीं खेलने जाते हैं उसके ऊपर भी ले सकते हैं कि सिटिंग है। अच्छा, अगर स्कूल में आपका कोई मिड डे मील प्रोग्राम बच्चों का चल रहा है वो खाते हैं, उसके इफेक्ट्स ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर ले सकते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक हैबिट है या कोई भी ऐसी कोई डिजीज थी, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को उस बच्चे की कोई दिक्कत थी, या बाय बर्थ कोई दिक्कत आई है, कुछ भी बच्चों के रिलेटेड। 1 से 5 साल के बच्चे के ऊपर, जैसे कि विंटर के सीजन में या बारिश की सीजन में वो सर्दी जुकाम वगैरह सब रहता है, तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं क्या? इम्यूनिटी, यस, इम्यूनिटी पैटर्न्स पे, यस, बिल्कुल। इम्यूनिटी फूड के ऊपर कर एलर्जीज, सकते हैं? सीजनल एलर्जीज, फूड एलर्जी, सीजनल एलर्जीज ले सकते हैं, बहुत मतलब कि बच्चों को होती कितने है। कितने बच्चों का हम कर वही सकते हैं? 40-50, 40, 35, 40-50? 40, 40-50, 40 से 50 मैं कहती होती हूँ कि लो, क्योंकि उसमें ना एक डेटा निकल के आता है, एक पावर निकल के आती है, उसमें आप कुछ जो इंडोर्स करेंगे, देखो आप 10, 15, 20, 25 इस पे ना कुछ इस पे जो डेटा प्रेजेंट करते हैं ना, आपका सैंपल साइज बहुत थोड़ा रह जाता है। उस सैंपल को लेके जब हम बात करते हैं तो वो बात इतनी इफेक्टिव नहीं है। एटलीस्ट दिस मच सैंपल शुड बी टेकन कि आप जो कहें वो बहुत इफेक्टिव तो हो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो पड़े। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एनीबडी? हाँ जी, श्याम सुंदर जी, आपको मैं मैसेजेस आई शुड चेक। ठीक है, हमने टाइफाइड वाला भी और टॉपिक न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है, बच्चों का भी डिस्कस कर लिया, काफी कर लिए हैं। सो आई थिंक जब हम 4-5 थीसिस के टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं ना, कैसे टॉपिक्स होने चाहिए, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे केस कंट्रोल स्टडीज हैं, क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, आज तो सिनॉप्सिस की डिस्कशन हुई है, ठीक है। सो ये हेलो सब चीजें बाकी। हाँ जी श्याम सुंदर जी, हाँ जी बोलिए। जी मैडम, जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, तो अभी हम सब का सब चल ही रहा है बराबर के, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे ओबेसिटी है बराबर के, तो कि हमको अगर ओबेसिटी के ऊपर अगर काम करना है, और क्योंकि आजकल ज्यादा वो हो गया है कि भाई ओबेसिटी के कारण बहुत सारे डिसीज होने लगी हैं बराबर के, तो उसके रिलेटेड बिल्कुल, अगर हमको ओबेसिटी, ओवरवेट, यस यस, बिल्कुल जी सारी डिजीज ओबेसिटी से ही शुरू होती हैं। सबसे पहले बीपी शुरू होगा, फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, फिर डायबिटिक्स के लिए भी है, एक्टिविटी लेवल भी कम हो जाता है, फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वेरिकोस वेन्स है, मतलब इतनी चीजें हैं कि आपके नमनेस इन द फीट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट पेन्स भी, नी पेन्स भी, एंकल में भी दिक्कत आती है, ये सब शुरू होता है क्योंकि वो वेट आपका पूरा बॉडी का लोअर लिम्स पे है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आप ले सकते हैं। ओबेसिटी से जी रिलेटेड आपको इतनी मल्टी कॉम्प्लिकेशंस भी दिखा सकते हैं कि इस ओबेसिटी वाले में ये दिक्कतें हैं, इस ओबेसिटी वाले में ये दिक्कतें हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस यू कैन शो, ठीक है। तो जी मैडम, Objective अभी मान लीजिए कि अभी हमको अगर मान लीजिए कि हम जैसे लिखना चालू करें थीसिस वगैरह बराबर, कि हमारा सप्लीमेंट्री जैसे तैयार करेंगे असाइनमेंट्स, तो अभी बहुत सारे लोगों से जैसे मुलाकात करनी पड़ेगी बराबर, जस्ट हाई हेलो किए, फिर उनसे जाने कि भाई अगर आपका शरीर इतना बड़ा हुआ है तो कोई तकलीफ हो रही है,
और तकलीफ तो अलग अलग सबको, कोई जरूरत पर्टिकुलर ऐसा कोई जरूरत नहीं कि भाई एक ही होगा, जितने लोगों से एक ही मिलेंगे नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ मल्टीपल। अलग निकलेगा। मैंने आपको बोला ना जी जी मल्टीपल जी प्रॉब्लम्स होंगी, मल्टीपल, तो आप बाद में एंडोर्स करेंगे कि देखिए मेरे, और ऐसा क्या है कि एक प्रॉब्लम वाला एक नहीं होगा, हो सकता एक जैसी प्रॉब्लम वाले आपको 10, जैसे नी जॉइंट्स वाले ओबेसिटी के बाद आपको 5-7 लोग मिल गए, उसके बाद आपको जी नंबनेस वाले 10 लोग मिल गए, उसके बाद बीपी वाले 10 मिल जी गए, फिर कॉर्नियल आर्टरी डिजीज वाले, फिर डायबिटीज वाले, तो आप बताएंगे कि देखिए इतना डेटा है उसमें से ये मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो डेटा उसी तरह जी से जी जी चलेगा फिर, क्योंकि होगा ही, ओबेसिटी ओके। के बाद तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही, ठीक है। जी 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 सो मैडम। यू कैन वर्क अपॉन दैट। ओबेसिटी के तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस, आप कुछ भी लेके कितने ही ऑब्जेक्टिव, 3-4 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ग्रुप बना लीजिएगा 2-3। अब जब करना शुरू करेंगे ना, जब आपके पास डेटा आना शुरू होगा ना, जब आप देखेंगे कि ओ माय गॉड कि इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन विल डिस्कस कि अब इसको इस तरह से। ऐसा नहीं होता, जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, डेटा आना शुरू होता है, तो देन वी मेक ओके इस ये सारी चीजें पड़ी हैं, तो अब इसको इस तरह से डिवाइड करके वी कैन एक्चुअली मेक दीज ग्रुप्स एंड देन वी कैन कंबाइन दैट, ओके। और इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ, कई बार डेटा आने के बाद भी हमारा डेटा हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे निकल के आता है फिर, तभी तो समरी एंड जी कंक्लूड जी करते हैं, समरी बनाते हैं कि ओके हमने ये स्टार्ट किया था, तो इस तरह से हुआ और इससे ये निकल के आया, फिर हम कंक्लूड करते हैं एंड में, ठीक है। जी 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 हाँ, ओके ओके, थैंक यू ऐसा मैडम। नहीं ऐसा है कुछ बेसिकली लगेगा तो फिर। पक्का पक्का। जी हाँ जी जी, जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम जी, वेलकम। मैम अभी आपने जैसा बताया कि आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, तो आपने एक वो भी दिया है कि मोबाइल पर भी बना सकते हैं जी, कि उनका कितना मोबाइल वॉचिंग टाइम जा रहा है। तो अगर 10 to 20 इयर्स में, मीन्स अपन 10 इयर्स का तो ले ही सकते हैं ना, 10 इयर्स के एज ग्रुप का, तो बच्चों का कि 10 to 20 ले लें। तो अगर अपन इसका ये बनाते हैं तो मैम इसमें जैसे अगर अपन कोई डिजीज कर लेते हैं, चाहे डायबिटीज कर लें, चाहे थायराइड कर लें, तो उसमें तो डेटा अपने पास में आ जाएगा, ये शुगर है, ये प्रॉब्लम है, ये वैल्यूज आएंगे। पर इसमें तो कोई वैल्यूज नहीं आएंगे, तो फिर इसका कैसे करेंगे? नहीं आएंगी आएंगी, उनकी आई साइड है, उनकी एक्टिविटी लेवल है, ठीक है ना, उनकी अटेंशन लेवल है, उनकी ग्रास्पिंग पावर है, वो उनकी बड़ी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। आई विल गिव यू द क्वेश्चनर टू, हम क्वेश्चनर बना सकते हैं, उनसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स उसके मैम एक एटेंशन तो डाइवर्ट है, they'll मैंने be ऐसा बच्चों से पूछा था, तो मतलब उन्होंने तो बोला कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट मैम आपने बच्चों से क्वेश्चनर जैसे प्रिपेयर नहीं किया, आपने क्वेश्चनर नहीं। प्रिपेयर नहीं किया, आपने तो वैसे ही पूछा ओके कि ऐसा कैसे है, ये क्या है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका आंसर तो वही होगा। यू हैव टू ओके। प्रिपेयर द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स लेने हैं आपने। और हाँ, मैम बट एक एक चीज बात बट हाँ एक बात है, क्योंकि जी जो डायबिटीज में बायोकेमिकल वैल्यूज आ जाएंगी, और जो कॉर्नरी आर्टरीज में डिजीजेस में उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, और बहुत सारा डेटा आ जाएगा, उतना उनमें नहीं होगा। सो ये हाँ टॉपिक उतना वर्केबल नहीं है, इसमें थोड़ी सी कम निकल के आएंगी चीजें, क्योंकि डेटा कम होगा। तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर, क्या दिक्कत है, और ले लो। हाँ मैम वही पूछना चाहती हूँ। ओके थैंक यू। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप और कोई डिस्कस कीजिए, नहीं लीजिए। हाँ, इसमें डेटा कम होगा, यही है, आपकी 2 या 3 या 4 चीजों को आप कंपेयर करेंगी, वो भी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि आप कोग्निटिव डेवलपमेंट और ये सब उस पे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ सर्वे बेस करना है, हमें बायोलॉजिकल सैंपल लेके कोई पैरामीटर्स तो हमने करने नहीं है, और ऐसे बच्चों के टेस्टिंग जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स होंगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि छोटे लोगों में कम ही करवाई जाती है टेस्टिंग ना, तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो ये सब चीजें कम मिलेंगी आपको। मैम मैम जैसे कि मैंने अपना टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसके ऊपर आपका अपना ओपिनियन क्या है कि कितना मीडिया हेल्प करता है? जैसे आपके पास पेशेंट आते होंगे, एज अ डायटिशियन आप भी मतलब रोज पेशेंट से मिल ही रही हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मीडिया की वजह से या फिर मतलब ऐड कुछ ही इस वजह से मुझे अपने पेशेंट को समझाने में दिक्कत आ रही है या फिर हेल्प हो रही है? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है उस पे? देखो, मीडिया का रोल, आप अगर आप देखें तो मीडिया जो प्राइवेट मीडिया है ना, उसका रोल तो बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद बिग कंपनीज जो उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करती हैं। कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, डिफरेंट चिप्स की कंपनी है, पिज्जा कंपनीज है,
ड्रिंक की कंपनीज हैं, है ना, क्लोथिंग कंपनी, इनमें तो Yes, ma'am. जो एक्चुअली जो सरकारी मीडिया होता है ना, गवर्नमेंट का जो मीडिया, दूरदर्शन है जो, Yes, वो ma'am. इन चीजों को एंडोर्स करता है। Ma'am. Yes, ma'am. तो प्राइवेट मीडिया पे आपने कभी देखा है ऐसी चीजें, जितना सोशल मीडिया जो दूरदर्शन जनरल, दिल्ली दूरदर्शन, ये सब करता है। यस मैम। नहीं, मेरा मैम, मैं कहने का मेरा सवाल मैम ये था कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो कोई जैसे आपको उनकी कोई हैबिट उनको चेंज करनी है, तो जैसे टीवी की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से आपको दिक्कत आ रही हो उनको अपना मैसेज कन्वे करने में, क्योंकि वो कहें कि नहीं हम तो ऐसा जानते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता हो आपको कि आपको ऐसे डाइट नहीं बिल्कुल, फॉलो। बिकॉज हम सिर्फ बात कर रहे हैं और Yes, उनपे ma'am. उनके ऊपर इम्पैक्ट है टीवी मीडिया का, क्योंकि अभी वो पहले भी कितने दिनों से वही सब मीडिया में वही सारी चीजें देख के आते हैं, हमारे पास थोड़ी देर के लिए आते हैं, हम उनको समझाते हैं, बिकॉज हम कोई एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं और Yes, एक्टिविटी से भी नहीं समझा रहे हैं, हम जस्ट बैठ के 1 to 1 कन्विंस कर रहे हैं जस्ट अपनी बातों से, ठीक है। तो फिर वो घर जाएंगे, फिर से वो वही चीजें देखेंगे, तो हमारा ma'am. इम्पैक्ट कम ही होता है उनके ऊपर। हम्म। वो जो चीजें बहुत ज्यादा देख रहे हैं अपने आसपास है और जो बहुत इम्प्रेसिव है, जो एड्स बहुत इम्प्रेसिव बनी हुई हैं, जो बोलने का तरीका, और सबसे बड़ी बात है उनमें रोल मॉडल्स, कोई हीरो, कोई स्पोर्ट्स मॉडल लिया हुआ है, हम तो वो नहीं है, हमारे पास तो आएंगे भी जस्ट ट्राई टू कन्विंस। कुछ लोगों की समझ में आ जाता है, कुछ Yes, लोग ma'am. पहले से ही समझते हैं, पर कुछ लोग नहीं है, मल्टीपल लोग हैं हमारे पास, तो मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, ठीक है जी। So I think that's fine. We have discussed आप लोगों के जिनके भी टॉपिक हैं, जैसे आपने भेजना शुरू किया, keep on sending. So I'll be giving my views on that. मैंने काफियों को go ahead किया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ के objectives बहुत अच्छे हैं, आप start set them that go ahead with the project. Okay, so that's good. Keep on talking to me and keep on changing and keep on asking. Okay, so keep on sending me on a WhatsApp. ठीक है, so I'll be going to check and I'll be sending you the objectives and all topics को define करके कि yes ये हो सकता है, ठीक है। Thank you जी, thank you so much. We'll meet next week. Thank you, ma'am. Hopefully we'll be doing good. Thank you, ma'am. So thank you जी, okay, thank you.